Now let's start. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, everyone. Yes. मैम हाँ मैम जी. ये जो नॉन स्ट्रक्चर डिजाइन पैराडिगम था, एक बार आपसे दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे? नॉन स्ट्रक्चर. यस मैम, वो कल मैंने रिवीजन किया, फिर समझ में नहीं आ रहा था मेरे को. ओके, 1 मिनट. नॉन स्ट्रक्चर देखना है ना आपको? यस मैम. हाँ, देखो स्ट्रक्चर में क्या था कि आपके जो भी डाटा था, जो भी जब हम सॉफ्टवेयर बनाते थे, इंस्ट्रक्शन थी वो सिक्वेंसली थी कि एक के बाद एक आपके डाटा क्या होता था, वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती थी. लेकिन नॉन स्ट्रक्चर, आपके जो नॉन स्ट्रक्चर था उसमें आपके क्या है कि सीक्वेंस से नहीं था, सीक्वेंस में नहीं था, मतलब सीक्वेंस उसमें आपके एक लाइन एक बार में होती थी. 1 मिनट, लेट मी. कौन है बेटा ये अभी से स्क्रिबलिंग स्टार्ट कर दी? ओके. हाँ जी, आप नॉन स्ट्रक्चर पूछ रहे हो बेटा, स्ट्रक्चर पूछ रहे हो? नॉन स्ट्रक्चर नॉन डिजाइन पैराडिगम. ओके. Yes, ma'am. नॉन स्ट्रक्चर में सिंपल था कि उसमें मतलब कि आपके लाइन टू लाइन स्टेप बाय स्टेप होता था और सभी स्ट्रक्चर एक एक लाइन में एक ही इंस्ट्रक्शन होती थी और वो लाइन के आगे लेबलिंग होती थी. लेबलिंग मतलब उनके लाइन नंबर लिखे होते थे 1 2 3 4 5. 1 मिनट में ब्लॉक खोल देती हूँ, देन आपको समझ में आ जाएगा. 2 3 1 मिनट में सुना ब्लॉक 2 यूनिट 1. हाँ जी, 1 मिनट. ये लीजिए, ये आ गया स्ट्रक्चर बेस. ठीक है, यही था. यस मैम. ये नहीं समझ में आ रहा था? यस मैम, इसके बाद से समझ में नहीं आ रहा था. देखो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, नॉन स्ट्रक्चर क्या कहता है कि उसमें आपके सीक्वेंसली होता है, एक के बाद एक प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होता है और हर एक इंस्ट्रक्शन में, हर एक लाइन में एक इंस्ट्रक्शन होता है. ऐसा नहीं है कि एक लाइन में एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शंस होंगे. और हर एक लाइन के आगे लेबलिंग होती है, यानी कि लेबल का मतलब उनकी नंबरिंग होती है. तो अगर क्यों होती है नंबरिंग? यदि हमें एक इंस्ट्रक्शन से दूसरे इंस्ट्रक्शन पे जाना है तो हम गो टू कमांड का यूज करके दूसरी लाइन पर जा सकते हैं. देखो यहाँ पे गो टू 10, या यहाँ क्या कह रहा है कि आपके 10 नंबर की लाइन पर जाएं. तो इस एग्जांपल को ही मैंने कल समझाया था, दोबारा देखो कि आपके आई की वैल्यू 12 है और आपकी गो टू 10. सिंपली सबसे पहले 12 वैल्यू आई और वो 10 पे गया. 10 क्या कहता है, प्रिंट कर दो, मतलब कि जो भी आपकी स्क्रीन है उस पर प्रिंट कर दिया लाइन 10. देन आपकी दोबारा किस पे जाए, गो टू 2, 2 नंबर पे जाए. 2 नंबर क्या कह रहा है, अब आई की वैल्यू को उसमें से एक माइनस कर दो. माइनस कर दिया. देन उसके बाद जब तक ये कंटिन्यू करे, गो टू 99, जब तक ये फंक्शन, जब तक आई की वैल्यू 0 ना आ जाए. यहाँ चेक किया हमने, आई की वैल्यू 0 नहीं है क्योंकि 12 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 11. तो 11 है यानी कि 0 नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे, 99 पे. 99 क्या कहता है, कंटिन्यू. हाँ जी मैम, एक और बार समझा दो, अभी ज्वाइन हुई हूँ मैं. बेटा, ये कल मतलब लास्ट क्लास चलना है आपको, मैं बता रही हूँ, अभी स्टार्ट नहीं किया. तो इस तरह से आपकी लेबलिंग का ये फायदा है कि हम गो टू कमांड के थ्रू नेक्स्ट लाइन पर या कोई से भी फंक्शन पे, कोई से भी आपके इंस्ट्रक्शन पर आगे या पीछे मूव कर सकते हैं. और जबकि आपकी इसमें इंस्ट्रक्शन लिखी होती है, एक के बाद एक ही लिखी होती है. ठीक है, सीक्वेंस में लिखी होती है. क्लियर? मैम, हाँ जी. मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था. अगर डिफरेंस दिया, मतलब हमें डिफरेंस दिया जाए प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी हाँ में, और 4 नंबर का होगा, तो फिर 4 पॉइंट्स इनफ होंगे? 4 नंबर का है तो हाँ मैम,
4 पॉइंट तो एनफ नहीं है। चार बेटा देखो फिर वही है, एनफ तो नहीं, आप उसको एक्सप्लेन कर दो फिर। जैसे कि आप कोई भी पॉइंट दे रहे हो ना, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। जैसे आप बता कोई भी वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल बता रहे हो, तो वहां पे वोलेटाइल का मतलब भी बता देना, नॉन वोलेटाइल का मतलब भी बता देना, ठीक है। आप उसे कह रहे हो कि प्राइमरी मेमोरी है और ये सेकेंडरी, प्राइमरी मतलब बता देना कि प्राइमरी क्या होती है और सेकेंडरी क्या होती है, तो एक्सप्लेन कर देना उन टर्म्स तो को। 4 पॉइंट्स इनफ रहेंगे। हाँ, अगर आप लिख रहे हो 4 लेकिन एक्सप्लेन कर रहे हो तो ठीक है, बट अगर आप ज्यादा लिखोगे तो बेटर है। 4 थोड़ा कम लगता है, 1-2 पॉइंट और होगा तो ज्यादा सही बेटर रहेगा। और मैम हमें अपना जो आंसर है वो पैराग्राफ में ज्यादा सही रहेगा, उसको लिखना है पॉइंट्स अगर में? डिफरेंस आता है तो पॉइंट में लिखना बेटर रहता है। और वैसे नॉर्मल क्वेश्चन नॉर्मल पैराग्राफ आता है, में? हाँ नॉर्मल पैराग्राफ, क्योंकि ओके मैम, डिफरेंस थैंक यू। पॉइंट होता है ना, तो आप पॉइंट इजीली रीड कर सकते हो, इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो। यस मैम, मैम तो थैंक यू। मैम जब ये पैराग्राफ रहेगा तो कितने वर्ड्स में लिखना होगा हमें? बेटा यहाँ पे देखो, मैं फिर बता दूं एक बात और, कि ये जो वर्ड्स या पॉइंट्स ये सब मैटर नहीं करता है। क्लियरली बताऊं कि जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन चेक किया जाता है ना, तो वहां पे आपकी क्वांटिटी नहीं चेक करी जाती, क्वालिटी चेक की जाती है। कि आपके क्वांटिटी की आप नंबर ऑफ पेज 2 और 3 है, लेकिन उसमें एक भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, एक भी कोरिलेटेड वर्ड नहीं है। आप तो कह देंगे मैम मैंने तो 2 पेज भरे थे, देखो सर ने मैम ने एक भी नंबर नहीं दिया। क्वालिटी चेक कि आपने चाहे आधा पेज लिखा है, लेकिन आपने उस कॉन्सेप्ट को या उस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, तो आपको मार्किंग मिलती है। तो आप ये सोचो कि मैंने 2 पेज भरना है, आधा पेज भरना है या 4 पॉइंट लिखने हैं, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आपने उस टॉपिक को कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैम हाँ जी, स्ट्रक्चर्ड एंड मॉलिक्यूलर डिजाइन में डायग्राम है वो समझा दो। इसमें स्ट्रक्चर्ड एंड मॉलिक्यूलर डायग्राम। स्ट्रक्चर एंड मॉड्यूल, यस मैम, पेज नंबर 14। ठीक है ठीक है ठीक है, 1 मिनट बेटा, मैंने तो बंद और कर दी, 1 मिनट दोबारा देखनी पड़ेगी। ब्लॉक 2 यूनिट 1, आप इस डायग्राम की बात कर रहे हो? यस मैम। हाँ, इसमें क्या है, इसमें क्या समझाया था मैंने कि आपके कई बार क्या होता है कि कोई प्रोसेस होता है जो कि आपके दोनों दो इंस्ट्रक्शन उसे यूज में ले रही होती है, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन आपके यहाँ पे दो, इसका एग्जाम्पल भी था, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी है कि ये प्रोसेस, चलो मैं बताती हूँ, कोई भी प्रोसेस कर रहा है ये, ठीक है, कि आपके जैसे कि बता रहा था कि ये प्राइम नंबर है या नहीं, लेकिन ये जब ये फंक्शन केवल नंबर लेता है, जो ये आपका ये वाला फंक्शन है, ये प्रोसीजर क्या होता है, एक स्मॉल पार्ट ऑफ फंक्शन, मतलब स्मॉल पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि अपना इंडिविजुअल वर्क करता है। अभी आगे जो चैप्टर पढ़ोगे ना आज, उसमें आप पढ़ोगे, उसमें मैं बताऊंगी आपको कि फंक्शन क्या होते हैं या प्रोसीजर क्या होते हैं। तो आपके ये क्योंकि लैंग्वेज से रिलेटेड है ना, इसलिए आपको शायद थोड़ा कम समझ में आ रहा है। तो आप इसमें क्या होता है कि ये जो प्रोसीजर का मतलब होता है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन which are usually individually work for a particular task, कि एक पर्टिकुलर टास्क के लिए इंडिविजुअली वर्क करते हैं। जैसे कि इस प्रोसीजर का काम कितना है कि नंबर आया और उसने चेक करके बता दिया कंडीशन डाल के कि ये प्राइम नंबर है या नहीं, या फिर हमने नंबर डाला ये बता देगा कि हमें कि ये नंबर आपके 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, मतलब कुछ भी कंडीशन, कोई भी, मतलब कि आपके मान लो यहाँ पे ईयर आया, ईयर में वो बता देगा ये लीप ईयर है या नहीं है, ठीक है। इस तरह से ये प्रोग्राम अलग से काम कर रहा है, और जिसको भी इस प्रोग्राम की जरूरत होगी तो वो इस पे कॉल करा लेगा। अदरवाइज ये मेन प्रोग्राम है। इस मेन प्रोग्राम चल रहा है आपके स्टेप 1 में, कोई वैल्यू आई उसको चेक किया गया, देन आपके अगर ट्रू है वैल्यू तो ये वाला प्रोसेस चलेगा, अगर फॉल्स है तो ये वाला चलेगा, ये कंडीशन है। अब आपके स्टेप 3 को भी इस प्रोसेस की जरूरत है और 4 को भी इस प्रोसेस की जरूरत है, तो वो क्या करेगा, स्टेप 3 उस प्रोसेस को कॉल कराएगा, कॉल इन द सेंस उससे उससे कनेक्ट होगा, उसका जो प्रोसेस है उसको कैलकुलेट करके देन ये क्या करता है, उसको आंसर या आपका जो भी रेस्पॉन्ड है, जो भी वैल्यू है, रिजल्ट है, वो स्टेप 3 को प्रोवाइड करवा देगा। देन आपके प्रोग्राम में अगर आगे नेक्स्ट स्टेप है 3 के बाद, अगर इसमें भी कोई स्टेप 5 होता देन वो रन करता। ऐसे स्टेप 4 आया, स्टेप 4 ने आपके इस प्रोसेस को यूज किया, इसने आपके रिजल्ट प्रोवाइड किया, देन वो आगे मूव कर दिया। तो प्रोसेस क्या है, एक स्मॉल पार्ट है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कि एक डिफरेंट पर्टिकुलर एक का टास्क को
परफॉर्म करता है। जब भी हमारे प्रोग्राम में इसकी जरूरत पड़ती है देन आपके ये क्या करता है, उसको यूज कर सकते हैं। तो ये आपके क्या है, ये मैं कह रही हूँ ना, अभी आगे वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे। ये आपके एक तो देखो टाइम सेविंग करता है कि इस वाले प्रोसेस को, जो ये प्रोसेस है उसे हमें बार बार नहीं लिखना पड़ता। स्पेस सेव करता है कि आपके अगर मान लो स्टेप 3 में भी लिखती मैं, फिर स्टेप 4 में भी लिखती तो 2 बार लिखना पड़ता। अब केवल क्या है, एक बार लिख दिया अलग से, जब जिसको जरूरत है वो यहाँ आके उससे क्या करता है, कॉल करवा लेता है। क्लियर? यस मैम। चलिए अब आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और किसी को क्वेरी लास्ट लास्ट क्लास की? ओके जी। आज देखिए ये भी एक अच्छा टॉपिक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं और बहुत इजी है। देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें 3 चीज है जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, क्या मीनिंग, एंड सेकंड इसमें पढ़ेंगे हम कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से फंक्शन करता है, क्या क्या उसके फंक्शंस परफॉर्म करता है, एंड थर्ड उसके टाइप। अब जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें छोटे छोटे मीनिंग्स आएंगे, वर्ड्स आएंगे, उनके सबके मैं आपको मीनिंग क्लियर करूंगी। वो कभी कभी आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट की तरह आ जाते हैं, आए हुए हैं शॉर्ट नोट की तरह, छोटे छोटे वर्ड्स जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में काम में आते हैं। तो चलिए मैम, लेट स्टार्ट। हाँ जी, सॉफ्टवेयर फिनिश है ना? हाँ मैम जी, पिछले सॉफ्टवेयर फिनिश हो गया चैप्टर ना? हाँ हाँ टॉपिक हाँ जी। देखो पिछले चैप्टर में मैंने सॉफ्टवेयर इंग्लिश में पढ़ाया था, देन उसके बाद सॉफ्टवेयर टाइप थे, और वो सॉफ्टवेयर टाइप याद हो आपने फर्स्ट ब्लॉक के लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके थे कि सॉफ्टवेयर 3 टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। बस यहाँ पर इस चैप्टर में क्या किया गया है कि उसके एग्जाम्पल बताए गए हैं। आप क्लास देखना में 2 नए सॉफ्टवेयर्स भी थे, वो नहीं पढ़े हमने। कौन एक से प्रिजर्व सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर है एक और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अच्छा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में बता देती हूँ क्या होता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कि देखिए जब भी कोई हम सॉफ्टवेयर बना, ध्यान से सुनो, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में क्या होता है, जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो तो उसमें इंस्ट्रक्शन लिखते हो, किसी भी लैंग्वेज में आप क्या करते हो, उसको बनाते हो, कोडिंग करते हो। तो आपके वो जो कोडिंग है वो आपके क्या कहलाती है, सोर्स कोड। जिस कोड में आप लिखते हो, जैसे सी लैंग्वेज में लिख रहे हो, वीबी लैंग्वेज में लिख रहे हो, किसी भी लैंग्वेज में जब कोई सॉफ्टवेयर लिखते हो, मतलब प्रोग्राम लिखते हो, पूरी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए पूरी कोडिंग की जाती है, जब वो कोड क्या कहलाता है, आपके सोर्स कोड। क्या कहलाता है, सोर्स कोड। सोर्स कोड देन उसके बाद उसे एग्जीक्यूटिव कोड में चेंज किया जाता है। तो जो सॉफ्टवेयर, ध्यान से सुनना, जो सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जो सोर्स कोड में बनाया जाता है और उसे सभी यूजर्स के लिए सोर्स कोड प्रोवाइड करवाता है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आपके यूजर को या क्लाइंट को सोर्स कोड प्रोवाइड करवाता है, जिससे कि यूजर उस सोर्स कोड में क्या कर सकता है, चेंजेस कर सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है। अभी आप एक मोबाइल यूज कर रहे हो तो आपको नहीं पता, हम लैपटॉप यूज कर रहे हैं कि हमें नहीं पता कि उसमें जो प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है कि उसमें क्या क्या पीछे प्रोग्रामिंग हुई है, क्या कोडिंग हुई है, क्योंकि हमारे पास सोर्स कोड नहीं है। लेकिन ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि सोर्स कोड प्रोवाइड करवाता है, जिससे कि आपके यूजर है या क्लाइंट है उस सोर्स कोड में चेंज करके अपने उस सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई कर सकता है, उसमें और एनहेंसमेंट कर सकता है और एक्स्ट्रा फीचर ऐड कर सकता है, यदि उसे उस कोडिंग की नॉलेज है तो। अगर कोडिंग की नॉलेज ही नहीं है तो हम कैसे करेंगे। बट वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपको कोडिंग अवेलेबल करवाता है, सारे सॉफ्टवेयर नहीं करवाते। जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं वो कॉस्टली होते हैं, क्योंकि कोई भी जो अपनी कोडिंग भी प्रोवाइड करवा रहा है तो उसके चार्जेस तो कुछ ज्यादा कहेगा। क्लियर? ओपन मैम सोर्स तो फ्री होते हैं। हाँ जी ओपन सोर्स कोड तो फ्री होते हैं। बेटा, सारे फ्री नहीं होते हैं, आपको क्या लगता है, कुछ फ्री होते हैं, कुछ आपके। मैंने आज तक कोई पेड ओपन सोर्स कोड देखा ही नहीं। Ma'am, you're on mute. हेलो, हाँ जी। तो आपकी क्या है कि ओपन सोर्स कोड
पेड भी होते हैं कुछ, जिसमें और बाकी आपके फ्री भी होते हैं, जिसमें कि आपके कुछ कंपनियां जो चाहती है कि हाँ हमारे कोई सॉफ्टवेयर में चेंज करे, मॉडिफिकेशन करे, तो हमें पता चले कि हाँ भाई हमारे सॉफ्टवेयर आगे भी इस तरह से एनहेंस हो सकता है। क्लियर? मैम हाँ जी। मैम हमने सॉफ्टवेयर लाइसेंस में इंडिविजुअल लाइसेंस पढ़ा था, जिसमें हमें सब्सक्रिप्शन से भी एक टाइप का होता है। हाँ जी। अगर मैंने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया जैसे वीडियो एडिटिंग के लिए, एनिमेशन के लिए, और मैं हाँ। उसको पे नहीं कर सकता, पर मैंने दूसरी वेबसाइट से उसका पायरेटेड वर्जन डाउनलोड कर लिया है, हाँ जी। और जब उस कंपनी को पता लगता है कि मैंने उसका पायरेटेड वर्जन डाउनलोड कर लिया, तो जो वो एक्शन लेगी वो मेरे ऊपर लेगी या उस साइट के ऊपर लेगी जिससे मैंने उसे डाउनलोड किया है? बेटा पायरेटेड तो पायरेटेड ही है, डुप्लीकेट है। देखो एक्शन दोनों पे लिया जा सकता है। अब देखो क्राइम तो दोनों ही कर रहे हैं ना, एक तो जो बेच रहा है। अब एक बात बताओ, जो चोरी का माल, वैसे मेनली तो वो जो वेबसाइट जो आपको प्रोवाइड करा रही है मेनली तो उस पर ही होना चाहिए, मे बी, क्योंकि प्रोवाइड वो करा रहा है। लेकिन आप भी चोरी का माल या फिर गलत चीजें खरीद रहे हो तो आप पे भी हो सकता है। क्लियर? चलिए ओके मैम। अब स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहता है कि आपके ध्यान से सुनिए, हमने दो तरह के कंपोनेंट पढ़े थे कंप्यूटर के, एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है? तो आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टू टाइप्स के कंपोनेंट होते हैं। तो जो हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है, मैंने बताया था दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो आपके दोनों ही एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकते। तो जो आपके हार्डवेयर है और यूजर, हार्डवेयर और यूजर के बीच में जो इंटरमीडिएट का काम करता है कि हार्डवेयर से कैसे काम करवाना है और क्या क्या काम करना है, तो वो आपके कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कि आपके इसमें क्या है, लार्ज कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम खाली एक सॉफ्टवेयर नहीं है, कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर है जो कि आपके कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर हैं या रिसोर्सेज हैं वो कैसे काम करेंगे, उनको कैसे मैनेज करना है, उसके लिए यूज में लिए जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यू कैन से आपके ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ लार्ज कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर विच मैनेज द रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। क्लियर? तो आपके जो कंप्यूटर हार्डवेयर को, जो भी आपके कंप्यूटर हार्डवेयर हैं उन और यूजर, देखो यूजर को तो नहीं पता ना कैसे काम करना है, तो यूजर और आपके हार्डवेयर के बीच में जो एक इंटरमीडिएट का काम करता है वो होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, मेमोरी हो सकता है, प्रोसेसर है, फाइल सिस्टम है और इनपुट आउटपुट डिवाइस। ये सारे पार्ट किसके हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर? उसमें आपके बाद सिंपल सा ओवरव्यू देखें तो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है। तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले आपके जो यूजर ने रिक्वेस्ट भेजी है उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, उस यूजर को एक्सेप्ट करता है। देन यूजर प्रोग्राम को, जो भी आपके यूजर का प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करता है, उसकी जो भी कमांड्स हैं उसको एग्जीक्यूट करता है, और आपके इसके बाद जो भी आउटपुट है वो आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है। इन सबको करने के लिए आपके सारे हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है। ये सब काम करने के लिए कि इनपुट लेगा, प्रोसेस करेगा, आउटपुट प्रोवाइड करवाएगा, इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट हार्डवेयर यूज होंगे। इन सब के लिए जो हार्डवेयर यूज होते हैं उनको मैनेज करने के लिए भी आपके कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए ये आपके क्या दिखाया हुआ है, एक डायग्राम दिखाया हुआ है, इसमें आपके दिखाया है कि यूजर है और लास्ट में आपको देखो ये कंप्यूटर हार्डवेयर है। यूजर, यहाँ पे यूजर है और ये कंप्यूटर हार्डवेयर है। ठीक है? कंप्यूटर हार्डवेयर, सीपीयू, मेमोरी, तो इसके बीच में आप देख रहे हो कि इसके बीच में बहुत सारे जो ये आपके आ रहा है ना, डॉटेड लाइन से कवर्ड है, इसमें आपके बहुत सारे क्या है? सॉफ्टवेयर है, कमांड इंटरफेस, फाइल हैंडलिंग, इनपुट आउटपुट सर्विस, कम्युनिकेशन सर्विस। ये सब किसके पार्ट है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट है। तो मैंने बताया था कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर। तो यहाँ यूजर, ये देखो यूजर, एंड यहाँ पे हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर कौन से? सीपीयू, मॉनिटर, मेमोरी, ये सब हार्डवेयर है। इनके बीच में, इन दोनों के बीच में कौन है? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम।
ऑपरेटिंग सिस्टम कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर विच मैनेज द रिसोर्सेज, कंप्यूटर रिसोर्सेज, एंड आपके क्या है जो भी आपके हार्डवेयर है उनको कैसे वर्क करना है वो सब आपके मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसे हम कह सकते हैं कि यूजर के और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है। ठीक है, तो ये था आपके ऑपरेटिंग सिस्टम। देन उसके बाद आगे देखिए, हाँ जी, यहाँ आ जाइए कि आपके क्या कहता है कि जो ऑपरेटिंग स्टेप दिए हुए हैं कि उन स्टेप्स में ही आपके काम करता है। सबसे पहला स्टेप क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी यूजर ने या सॉफ्टवेयर ने या कोई भी प्रोग्राम है उसने जो भी आपको क्या कमांड दी है, जो भी आपकी कमांड दी है यूजर ने उसको एक्सेप्ट करता है। वो कमांड आपके किसी भी थ्रू हो सकती है, आपके माउस के थ्रू भी हो सकती है, कीबोर्ड के थ्रू भी हो सकती है, आप किसी भी आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस के थ्रू आप क्या करते हो, कमांड देते हो। तो यूजर सबसे पहले उस कमांड को या इंस्ट्रक्शंस को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। देन आपके और उसे पता चल जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम को कि ये कमांड किससे दी गई है, कौन सी इनपुट डिवाइस से, और वो कैसे पता चलती है, पोर्ट नंबर से, क्योंकि डिफरेंट इनपुट डिवाइस को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए डिफरेंट पोर्ट नंबर यूज करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम पोर्ट नंबर से आइडेंटिफाई कर लेता है कि आपने जो भी कमांड दी है, जो इंस्ट्रक्शन दी है, वो कौन से इनपुट डिवाइस से दी है। ठीक है, इसके बाद सेकंड स्टेप देखो ये है, इट मस्ट इंटरप्रेटेड दिस कमांड एंड टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। आपने तो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में दी है कि आपने लिखा 2+2, लेकिन कंप्यूटर आपके इस को नहीं समझता, इस लैंग्वेज को। देन उसे क्या करना पड़ेगा, इंटरप्रेट करना पड़ेगा, ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो इसको ट्रांसलेट करता है। ट्रांसलेट करने के बाद उसे पता चल जाता है कि अब क्या करना है। देन उसके बाद अकॉर्डिंगली एक्शन लेता है। क्या एक्शन लेता है, सबसे पहले आपके ये जो भी इंस्ट्रक्शन है, जो भी आपने दिया, उसकी एक फाइल बना देता है। क्या है, उसकी एक फाइल बना देता है। कि क्यों, ये भी आगे पढ़ोगे फिर बता रही हूँ मैं, कि आपके फाइल बना देता है जिससे कि उस फाइल को जब मेमोरी में स्टोर करते हैं तो उस टास्क से रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपके एक जगह स्टोर हो जाए, एक ही जगह, एक फाइल नाम से। मान लो मैंने 2+2 करना है तो मैंने उसकी एक फाइल बना दी, एडिशन नाम दे दिया, एडिशन। तो तब भी मुझे एडिशन के कोई भी आपके 2+2 के एडिशन का रिजल्ट लेना है तो आपके पहले तो जो भी इंस्ट्रक्शन क्या है, 1 by 1 आपकी क्या होती है, मेमोरी में सेव हो जाती है। 2 जाएगा, प्लस जाएगा, 2 जाएगा। देन आपके सीक्वेंस से, जैसे जिस सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शन जा रही है उसी सीक्वेंस में वो एग्जीक्यूट होती है। तो आपके हर एक इंस्ट्रक्शन का मेमोरी लोकेशन याद रखना टिपिकल है। तो इसीलिए क्या करते हैं हम, जब एक पर्टिकुलर टास्क से रिलेटेड जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनकी एक फाइल बना देते हैं और उसका एक नाम रख देते हैं, जिससे कि हमारे जो भी स्टोरेज डिवाइस है उस स्टोरेज डिवाइस में उससे रिट्रीव करना इजी हो जाता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उसको इंटरप्रेट करके कोडिंग को, देन उसके बाद उसकी फाइल बनाता है। ठीक है, और उसके बाद वो फाइल बना के देन उसके आपके जो भी एक्शन लेना है वो एक्शन लेके, जैसे हमें एडिशन करना है उसको कहा करता है मेमोरी में स्टोर कर देता है। और मेमोरी में स्टोर करने के बाद उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी उस पर कंट्रोल होना है, जो भी उस पर प्रोसेस होना है, उसके लिए आपके वो प्रोग्राम जो भी एग्जीक्यूट कर रहा है उसको कंट्रोल भेज देता है और वहाँ प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, देन मेमोरी में सेव होता है, फिर देन आपके आउटपुट डिवाइस पर वो आपको रिजल्ट शो करता है। इस तरह से अब एक ऑपरेटिंग सिस्टम स्टेप बाय स्टेप अपना वर्क करता है। देन इसके बाद आता है आपके कि आपकी यूजर की क्या क्या फैसिलिटी है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या क्या फैसिलिटी है। तो ये देखिए यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की फैसिलिटी, ये आपके डिफरेंट टाइप की फैसिलिटीज हैं यूजर की, तो सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो सबसे पहली ऑपरेटिंग सिस्टम की फैसिलिटी क्या कहती है कि ये आपको इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। बिल्कुल सही है कि आपके हार्डवेयर है जो और यूजर्स हैं उनके बीच में इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। और आपके प्रोवाइड फाइल सिस्टम, हाँ जी, अभी देखा हमने कि वो हमारी जो भी इंस्ट्रक्शंस है सबकी फाइल को बना देता है एंड देन उसे हम कोई भी मेमोरी है, चाहे सेकेंडरी है चाहे प्राइमरी है,
उसमें हम सेव कर देते हैं, ये भी सही है। और ये आपके थर्ड है, आपके इनपुट आउटपुट सर्विस प्रोवाइड कराता है। अभी आपने देखा कि वो आपकी क्या है, इनपुट से डाटा को वो जो भी इंस्ट्रक्शंस है प्रोग्राम है उनको एक्सेप्ट करता है, देन सारे प्रोसेस के बाद वो आउटपुट डिवाइस पे आपको आउटपुट प्रोवाइड करवाता है, ये भी ठीक है। ये फैसिलिटी भी आपके प्रोवाइड कर। देन इसके बाद बूट स्ट्रैपिंग। बूट स्ट्रैपिंग देखो मैंने कहा था यहाँ कॉन्सेप्ट पढ़ते समय कुछ नए वर्ड्स आएंगे तो उनको ध्यान से समझना। बूट स्ट्रैपिंग या इनिशियल प्रोग्रामिंग लोड, तो आपकी ये क्या कहता है, बूट स्ट्रैपिंग का मतलब होता है जब आप के कोई कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो उस कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जो भी इनिशियल प्रोग्राम की नीड होती है उन सबको क्या करना, कंप्यूटर में लोड करना, कि कंप्यूटर को वो आपके कहलाता है बूट स्ट्रैप, ठीक है। उसके बाद आपके हाँ ये आपके जो है कि डिफरेंट टाइप की एरर्स को, जो भी अगर आपके एग्जीक्यूशन में या किसी प्रोग्राम में एरर आती है तो उनको एरर को फाइंड आउट करता है, देन उनको क्या करता है, उन एरर का रिमूव करता है, उनका सॉल्यूशन निकालता है। इसके बाद आता है कि कंकरेंट प्रोसेसिंग। देखो एक वर्ड दिख रहा है आपको कि कंकरेंट प्रोसेसिंग। कंकरेंट का मतलब क्या है, कंकरेंट कंकरेंट आपकी कंकरेंसी से आया है जिसका मतलब है एक ही टाइम पर जब हम एक से ज्यादा यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करता है देन उसे हम कहते हैं कंकरेंट प्रोसेस। या आपके एक से ज्यादा यूजर एक टाइम पे आपके डाटा को एक्सेस कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, तो वो आपके कहलाता है कंकरेंट प्रोसेस। क्लियर। ये आपके कंकरेंट प्रोसेसिंग के लिए मान लीजिए यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3 तीनों एक कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, या मैं एक ही यूजर 2-3 तरह के काम कर रहा है, तो आपके तीनों के लिए वो एलोकेशन ऑफ मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस प्रोवाइड कराना, सीपीयू का टाइम प्रोवाइड कराना, ये सब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। मैम हाँ जी, एक बार दोबारा रिपीट कर दो। बूट स्ट्रैपिंग की डेफिनेशन बूट स्ट्रैप, 1 मिनट, बूट स्ट्रैप मैं बताती हूँ। बूट स्ट्रैप का मतलब जब हमने देखो कंप्यूटर ऑन किया, आप खुद भी एक प्रैक्टिकल चीज देखना, कंप्यूटर ऑन करते हो आप, कंप्यूटर ऑन होने के बाद कुछ सेकंड वो लेता है, देन आपके सामने स्क्रीन आती है। तो वो जो कुछ सेकंड्स या कुछ टाइमिंग जो लेता है वो किस लिए लेता है, कि जो हमारा कंप्यूटर काम करेगा, वर्क करेगा, उसके लिए जो एसेंशियल सॉफ्टवेयर होते हैं उसे आपके मेमोरी में लोड करता है। तो उसे ही हम कहते हैं देखो नाम से समझो, इनिशियल प्रोग्राम लोड, कि जो कि आपके एक कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जो इनिशियल प्रोग्राम चाहिए उन्हें हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं बूट स्ट्रैप। क्लियर। प्रथम, क्लियर और नोट? यस मैम क्लियर है। ओके, यस मैम क्लियर है। मैम बूटस्ट्रैप तो सीएसएस में है ना? बेटा सब जगह आपके, मैंने कहा सारे कंप्यूटर के चैप्टर्स है ना आपके रिलेटेड होते हैं, कोरिलेटेड। कोरिलेटेड, यस। तो आप मैंने सीएसएस हेलो। पढ़ा है, हाँ जी, एचटीएमएल सीएसएस पढ़ा है, तो उसमें मैम मेरे को मतलब कॉन्क्रीट प्रोसेसिंग बता दो क्या आप दोबारा? क्या? कॉन्क्रीट प्रोसेसिंग। हाँ हाँ बता देती हूँ। कंकरेंट प्रोसेसिंग मतलब एक साथ एक से ज्यादा वर्क करना, ये समझ लो इसका मतलब, एक साथ एक से ज्यादा प्रोसेस अपने कंप्यूटर पे रन करवाना ही कंकरेंट प्रोसेसिंग कहलाती है। ठीक है। मैम इसमें हम कौन Okay. कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे? हाँ मतलब कौन कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे इसमें? बेटा इस चैप्टर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ोगे, इसमें कौन आप बेसिक कंप्यूटर के बारे में पढ़ोगे। कंप्यूटर बेसिक्स कौन से, आप आपने अपने ब्लॉक को देखा है, ब्लॉक है आपके पास? यस मैम। तो उस ब्लॉक की हेडिंग भी देखो क्या है। ओके। तो इसमें कोई हम लैंग्वेज नहीं पढ़ेंगे। जब लैंग्वेज की क्लास होगी देन आप इसमें, जैसे जब सी लैंग्वेज की क्लास लेते हो तो उसमें सी लैंग्वेज पढ़ते हो आप। जब आप Yes. जावा की क्लास लोगे देन आप जावा पढ़ोगे। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि बीसीए में मतलब कौन से सेमेस्टर में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे? बेटा वो आके देखना, पहले आप इस पे फोकस करो। ठीक है।
टाइम टू टाइम आपको सब पता चल जाएगा। तो देखिए उसके बाद आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ तक हो गया कंकरेंट प्रोसेसिंग। देन उसके बाद आपके आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे देखिए दो वर्ड हाईलाइटेड है, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। इनका मतलब क्या है? अभी हमने पढ़ा था बूट स्ट्रैप लोडर कि वो आपके जो कंप्यूटर के लिए स्टार्ट कराने के लिए जो इम्पोर्टेंट या मतलब कहते हैं कंपल्सरी सॉफ्टवेयर है या प्रोग्राम है उनको लोड करता है। तो यही ऑपरेटिंग सिस्टम जो है दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक होता है रेजिडेंट एंड दूसरा होता है नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट क्या कहता है? रेजिडेंट का मतलब है जो भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के जो भी इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्क करने में हेल्प करते हैं, वो जरूरी होते हैं, उसे हम रेजिडेंट पार्ट कहते हैं। और नॉन रेजिडेंट पार्ट वो भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है, लेकिन क्या होता है कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो कि हमें ऑल टाइम नहीं चाहिए होते, वो जब हमें जरूरत होती है जब चाहिए होते हैं, तो वो आपके कहलाते हैं नॉन रेजिडेंट पार्ट। कि हमें जैसे कि आपके डिस्क फॉर्मेटिंग एक आपका क्या है प्रोग्राम है, उसे तो हमें हर टाइम नहीं चाहिए ना, कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है उसके लिए नहीं चाहिए ना। लेकिन आपके जो और भी प्रोग्राम है जैसे कि आपकी मेमोरी एलोकेट करनी है या फिर आपके इनपुट को एक्सेप्ट करना है, तो ये तो सब प्रोग्राम के लिए ये वाले प्रोग्राम चाहिए। कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो उनके लिए ये सॉफ्टवेयर चाहिए। तो जो सॉफ्टवेयर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में हमेशा अवेलेबल होने चाहिए, जिसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, उन्हें हम कहते हैं रेजिडेंट पार्ट। और आपके जिन प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट कम होती है, अभी आपने पढ़ा ऑपरेटिंग सिस्टम इज द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर, तो उसमें से कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनकी जरूरत हमें हर एक प्रोग्राम को एक्सेस करने के लिए होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी कि आपके प्रोग्राम में नीड बेसिस पे हम यूज करते हैं उनको। तो जो नीड बेसिस पे होते हैं वो मेमोरी में ऑल टाइम नहीं होते, उन्हें हम जस्ट जब हमें नीड होती है जब हम उसे मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं। और रेजिडेंट में आपके में तो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट ये हो गया। इसके बाद आपके एक वर्ड आता है कर्नेल। ये देखिए ये रहा, ठीक है, ये मैंने देखा है, देखो क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है शॉर्ट नोट में, मैंने ये वर्ड पेपर में देखा हुआ है कि पेपर में आया हुआ है। तो आपके ये क्या है? कर्नेल सिंपली अभी जो मैंने बताया रेजिडेंट पार्ट, तो आपके जो मेमोरी में रेजिडेंट पार्ट है, रेजिडेंट प्रोग्राम है, वही आपके कर्नेल कहलाते हैं। रेजिडेंट मतलब इंपॉर्टेंट, नेसेसरी, जो नेसेसरी पार्ट है, नेसेसरी सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम के, जो कि आपकी मेमोरी में ऑल टाइम प्रेजेंट होते हैं, वो आपके कहलाते हैं कर्नेल। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके जैसे कि मैंने बताया कि इनपुट को एक्सेप्ट करने वाला प्रोग्राम हमेशा होना चाहिए, आउटपुट प्रोवाइड कराने वाला हमेशा होना चाहिए, मेमोरी लोकेट करने वाला हमेशा होना चाहिए। तो ये सब कर्नेल के पार्ट है। नहीं, कर्नेल क्या बोला था, ये ऑपरेटिंग पार्ट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट है जो कि आपके कंपल्सरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है, कंपल्सरी है, इंपॉर्टेंट है। एक बार बताना कर्नेल के बारे में। बेटा बता, कर्नल ही तो बता रही हूँ, आपका ध्यान कहाँ है बताओ, कर्नल ही बता रही हूँ मैं कि जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, कंपल्सरी पार्ट होते हैं, जो कि आपके एक ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए, वर्क करने के लिए जरूरी होते हैं, वही आपके कर्नल कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मैं बता रही थी, अभी एग्जाम्पल भी बता रही थी, इनपुट डिवाइस है, इनपुट किसका डिस्टर्बेंस आ रहा है बेटा? सत्यम मिश्रा, हाँ जी हो गया। जैसे कि मैंने बताया आपको कि इनपुट प्रोसेस है, इनपुट प्रोसेस कंपल्सरी है, जब तक इनपुट प्रोसेस नहीं होगा तो आपकी हमारी कमांड कैसे, इंस्ट्रक्शन हमारे कंप्यूटर में कैसे आएगी। देन प्रोसेसिंग है, मेमोरी एलोकेशन है, आउटपुट प्रोसेस है, ये सब कंपल्सरी है, इनका हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में होना जरूरी है ऑल टाइम, हर समय। तभी आपके कोई भी अगर प्रोसेस आता है तो वो आपके क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, रन कर सकता है, अदरवाइज नहीं करे। कुछ ऐसे होते हैं जिनको कि जरूरी नहीं होता है, ओकेजनली यूज करते हैं, कभी कभी यूज करते हैं उन्हें, तो वो आपके
मैंने बताया कौन से थे नॉन रेजिडेंट पार्ट, जैसे कि आपके फॉर्मेट करते हैं न्यू डिस्क को, न्यू डिस्क को किसी को फॉर्मेट करना, डिस्क को फॉर्मेट करने का काम हमें हर बार तो नहीं करते ना, ये है। तो चलिए इसके बाद आपके आता है, हाँ जी, यहाँ पे देखिए कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके आपके बताए हैं आपके उसके फंक्शन, उसकी क्या की टाइप्स क्या क्या है, तो उसकी जो आपके फंक्शंस करता है, परफॉर्म करता है, वो बताए हैं आपके यहाँ पे। तो आपके देखिए टाइप्स बताएं, पहले तो आपके यूनिक्स, विंडो 2000, विंडो एक्सपी, लाइनक्स, ये सब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल, तो ये सब आपके क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या खासियत होती है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर मतलब वर्क कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही प्लेटफॉर्म पे करेंगे, कि आपकी इसके एडवांटेज बता रहा है, कैपेबिलिटी बता रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम की, कि वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर वर्क कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा प्रोग्राम पोर्टेबल होता है, यानी कि हमने अगर एक कंप्यूटर पे प्रोग्राम बनाया है जिसमें कि आपके विंडो 2000 का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो देन वो आपके दूसरे जहाँ दूसरे कंप्यूटर पर रन करा रहे हैं, जहाँ पे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट है, तो भी वो रन करेगा। ये आपके क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम की एक फैसिलिटी है। दूसरा यहाँ पे मल्टी यूजर, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग मतलब कि एक ही समय पर बहुत सारे यूजर काम कर सकते हैं तो मल्टी यूजर, एक ही टाइम पर बहुत सारे प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो मल्टी प्रोग्रामिंग, एक ही टाइम पे बहुत सारे टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है तो वो हो गया मल्टी टास्किंग। क्लियर? हेलो मैम, ये जैसे विंडो पे लाइनक्स का यूज कर सकते हैं, ऑपरेट करवा सकते हैं? बेटा क्या मैंने बताया ना, डिफरेंट डिफरेंट, कभी कभी कोई देखो, एक तो होता है बहुत ही ज्यादा ओल्ड वर्जन में बना है हाँ जी। और उसके बाद आप बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन में कर रहे हो तो शायद ना चले, लेकिन आपके क्या है कि इसकी ऑपरेटिंग, अदरवाइज ऑपरेटिंग सिस्टम ये होता है कि पोर्टेबल होता है, कि आपके एक प्लेटफॉर्म पे चल रहा है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी वो चल जाता है। मैम अगर ट्राई करें जैसे विंडो 10 पे लाइनक्स ट्राई करें अपडेट करके, मतलब उसको कोई वो तो नहीं होगा मैम, जैसे कि लैपटॉप है उसमें कोई कोड नहीं होगा? हाँ जी, आवाज क्लियर नहीं है आपकी। जैसे कि जैसे विंडो 10 पे हम लाइनक्स ऑपरेट करवा के ट्राई कर सकते हैं, हाँ मे बी तो हो कुछ सकता है। डैमेज तो नहीं होगा? ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर एक ही विंडो मतलब प्रोग्राम रन कर सकता है। एक प्रोग्राम को आपने डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पर क्या कर सकते हो, चला सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक प्रोग्राम एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगा, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर वो चल सकता है। उसके बाद आपके आता है कि इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके हार्डवेयर और क्या करता है, सॉफ्टवेयर के बीच में कोऑर्डिनेट करता है, जो कि आपके यूजर को इसकी नहीं नॉलेज होती कि वो कैसे करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सारा वर्क कर देता है। उसके बाद है ऑनलाइन इंटरेक्टिव सिस्टम। इट मीन्स कि यूजर आपके डायरेक्ट कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट आपके कंप्यूटर से काम कर रहा है, तो वो आपके कहलाते हैं। जब यूजर डायरेक्ट जुड़ा होता है, डायरेक्ट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रहा है, तो वो आपके होता है ऑनलाइन इंटरेक्टिव सिस्टम या ऑनलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद आपके क्या कहता है कि आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि आपके ये आपके एक बैच वर्ड आएगा कि आपकी वो आपके प्रोग्राम को क्या करता है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और देन उन्हें आपके क्या करता है, मेमोरी में स्टोर करता है, जिससे कि क्या होता है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्क इजी हो जाता है और इजीली वो उस प्रोग्राम को रन कर सकता है। कि एक बड़ी प्रॉब्लम है तो उसको हमने छोटी छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड कर दिया, देन उन सब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, अगेन उसको मर्ज कर देते हैं। क्लियर? बेटा ये तो आप चला सकते हैं, मतलब देखो आप, मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, मैंने कहा ना कि कोई तो आपके कर जाता है और कोई नहीं करता, आपको ये चला के देखना पड़ेगा। मुझे इतना नहीं पता, मैंने चला के नहीं देखा कि कौन सा कोऑर्डिनेट कर रहा है, कौन सा चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा। हाँ जी, बैच प्रोसेसिंग का मतलब यही है कि आपके
जो भी प्रॉब्लम है, जो बड़ा प्रोग्राम है, उसे हम छोटे छोटे पार्ट में या छोटे छोटे प्रोग्राम में डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम ऐसे कोई भी जॉब है, जो कोई भी टास्क है, जब वो आपके छोटे छोटे टास्क में डिवाइड हो जाता है और वो काम करता है, तो उसे हम कहते हैं बैच प्रोसेस। ये आगे पढ़ोगे आप पढ़ोगे आगे भी इसको। उसके बाद आपके आती है, हाँ जी, ये तो था ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, क्या क्या फंक्शंस करता है, क्या क्या फैसिलिटी है, किस सीक्वेंस में करता है, ये सब चीजें पढ़ी आपने। ठीक है, सबसे पहले पढ़ा हमने किस सीक्वेंस में काम करता है, देन उसकी क्या क्या फंक्शंस है, देन उसकी क्या क्या फैसिलिटी है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से काम होते हैं। हमें नहीं पता, हमें तो जस्ट हमने इनपुट डाला, हमें आउटपुट मिल गया, और हमने बताया यूजर के और हार्डवेयर के बीच में जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि आपके यूजर के और हार्डवेयर के बीच में मीडिएटर का काम करता है, तो वो आपके मेनली, वैसे तो बहुत सारे, मेनली ये 5 काम करता है। 5 जो आपके टास्क है, जो सर्विस है, ये प्रोवाइड करवाता है। टास्क बोल लो उसे, उसका वर्क बोल लो, उसकी जॉब बोल लो, उसकी सर्विस बोल लो। तो ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ मैं कि ये क्वेश्चन आपके आ जाता है कि इसमें क्या होता है कि या तो आपके अलग अलग कोई भी 2 सर्विस उठा के पूछ लेंगे आपसे कि प्रोसेस मैनेजमेंट एंड मेमोरी मैनेजमेंट बताओ, या फिर आपके जब बड़ा क्वेश्चन आता है तो पूछ लिया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज के बारे में बताइए। तो इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पहला है कमांड प्रोसेसर एंड यूजर इंटरफेस। देखो यहाँ सारे हैं, तो एक एक करके हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट कमांड प्रोसेसर एंड यूजर इंटरफेस क्या कहता है ये कमांड प्रोसेसर और यूजर। सबसे पहले आपके जो भी यूजर है और हार्डवेयर है, उसके बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है। इंटरफेस मतलब एक प्लेटफॉर्म, ये तो हमें सिर्फ अभी पढ़ा है हमने कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपके दोनों के बीच में इंटरमीडिएट का। तो इंटरफेस का मतलब भी है कि आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है जिसमें कि आपके यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ वर्क कर सकता है। उसके बाद जो भी यूजर ने कमांड दी है, उसको आपके क्या करता है, उसको एक्सेप्ट करता है। तो आपके यूजर को आपके कमांड देने के लिए 2 टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। यहाँ पे 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI। एक होता है आपके CUI, कमांड लाइन इंटरफेस एंड आपके GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें आपके क्या होता है कि जो GUI है, GUI से हम जब कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं हार्डवेयर को, तो उसमें हम माउस के द्वारा क्लिक करके या ड्रॉप डाउन मेनू खोल के या किसी मेनू आइकन पर, जैसे हमने माउस का यूज किया और माउस का यूज करके हमने फाइल को ओपन किया, तो ये इंस्ट्रक्शन फाइल को ओपन करना है, ये इंस्ट्रक्शन हमने किससे दी, मेनू पर आइकन पे क्लिक करके। तो ये ग्राफिकल यूजर है। जब हम किसी आइकन पे या ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करके इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो वो आपके हो गई GUI इंटरफेस, कि ये आपको GUI टाइप का इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। एक होता है कमांड लाइन इंटरफेस, उसमें अगर आपको जो भी काम करना है, ओपन करना है, सेव करना है, या कुछ भी टाइप करना है, काउंट करना है, कुछ भी प्रोग्राम, कुछ भी आपको कंप्यूटर पे वर्क करना है, तो इनपुट देना है, वो आप एज ए कमांड देते हैं। उसमें आपके क्या कहते हैं, एज ए कमांड में जैसे कि आपको ओपन करनी है फाइल, तो उसमें आपको ओपन लिखना है, देन उसमें फाइल नेम लिखना है, ओपन फाइल नेम, तो तब आपको क्या है, वो आपकी फाइल खुलेगी। इसके एग्जाम्पल आपके देखिए, कमांड लाइन का एग्जाम्पल है डोस पे काम किया होगा आपने या डोस कभी देखा होगा, तो उसमें हर काम के लिए हम कमांड लिखते हैं, तो वो कमांड लाइन इंटरफेस है। और आपके GUI जो हम जनरली हम काम करते हैं माउस के द्वारा या कीबोर्ड के द्वारा, जो हम क्या करते हैं, कीबोर्ड से मतलब कमांड लिखने वाला काम है जो, तो कमांड लाइन है, लेकिन कीबोर्ड की के कॉम्बिनेशन से भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो वो आपके ग्राफिकल में आए।
और मेन आपकी विंडो ओपन करनी है, डॉक्यूमेंट ओपन करना है, हम जस्ट क्लिक करते हैं, कुछ लिखते नहीं है, तो वो आपके GUI इंटरफेस है। ठीक है, कभी कभी आपके GUI और CUI में डिफरेंस पूछ लिया जाता है, और ये कभी प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है। जब आप प्रैक्टिकल में कर रहे होते हो तो प्रैक्टिकल में भी पूछ लिया जाता है कि GUI क्या होता है, CUI क्या होता है। ठीक है, तो इस तरह से। और एक होता है सुपर यूजर, कि ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके जब ये यूजर तो हम हो गए जो कि आपके डाटा को इनपुट करवा रहे हैं, प्रोसेस करवाने के लिए हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम को दे रहे हैं, वहां पे एक सुपर यूजर वर्ड होता है। सुपर यूजर क्या होता है इसमें कि ऑपरेटिंग सिस्टम उस यूजर को आपके परमिशन देता है कि कुछ कमांड्स को वो चेंज कर सकता है, या उसको कुछ उस प्लेटफॉर्म पे काम करने के राइट एक्सेस मिल जाते हैं, कुछ एक्सेस उसको दे देता है, इसीलिए उसे सुपर यूजर मतलब कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे आपके कुछ एक्सेस राइट दे देता है और वो कुछ कमांड में चेंज भी कर सकता है, वो होता है आपके सुपर यूजर। ये लीजिए, ये रहा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस एंड सुपर यूजर। क्लियर? पेज इसके नंबर बाद कितना, कौन सा? पेज नंबर आई थिंक 51 है। 51, ठीक है। ओके, जी मैंने अभी एग्जाम्पल बताया ना बेटा, आपके GUI का, जिस भी आप विंडो 2000 पे, विंडो 10 पे काम कर रहे हो, तो वो आपके GUI है। अभी आप जिससे भी काम करते हो जो भी, और जब आप DOS पे काम करते हो तो वो आपकी कमांड लाइन है, वहां पे सारी कमांड्स देनी पड़ती है, वो CUI है। उसके बाद आ जाती है आप फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट क्या कहता है? अभी मैंने बताया था DOS, बेटा DOS भी आपकी क्या है, आपके एक सॉफ्टवेयर है जिसपे कि आपके कमांड पे काम करते हो। DOS नहीं है, DOS है, DOS। हाँ जी, तो फाइल मैनेजमेंट, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि जब इंफॉर्मेशन मिलती है तो उस रिलेटेड इंफॉर्मेशन को आपके क्या है, मेमोरी में स्टोर करना होता है। तो आपके जब स्टोर करना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस एक लॉजिकली रिलेटेड सारी, मान लो हम एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है, मैं एग्जांपल से बताती हूँ फाइल मैनेजमेंट, कि आपके स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट की मतलब कोर्सेज, स्टूडेंट का फीस, और मतलब स्टूडेंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हमें कीबोर्ड से इंसर्ट करवा रहे हैं। तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, वो सारी इनपुट जो होता है वो उसको एक्सेप्ट करता है। तो आपके इन सब इंफॉर्मेशन को मेमोरी में अगर हम स्टोर करेंगे तो वो अलग अलग जगह स्टोर हो जाए, अलग अलग जगह स्टोर हो जाएंगी सारी। तो आपके इसके लिए क्या करता है कि फिर उसको रिट्रीव करने में भी हमको टाइम लगेगा, कि आपके पहले स्टूडेंट नेम रिट्रीव होगा, देन उसका नाम, वो जो भी आपने उसकी कोर्स होगा, तो अलग जो भी आपने इंफॉर्मेशन डाली थी वो एक एक करके यदि स्टोर होंगी तो आपको स्पेस भी ज्यादा चाहिएगा, और देन उसको रिट्रीव करने के लिए क्या होगा, हमें टाइम भी ज्यादा लगेगा, क्योंकि जब रिट्रीव करेंगे तो हमें हर एक एड्रेस पे जाना पड़ेगा मेमोरी में जहां जहां वो सेव हुआ था। तो इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, कि वो जो लॉजिकली रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती हैं, जो कि रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जैसे कि स्टूडेंट की है, उन सबको एक जगह स्टोर कर देता है, एक जगह उसकी फाइल, एक फाइल बना देता है उसकी फाइल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कि एक ही जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उन सबका कलेक्शन होता है फाइल। तो आपने जो भी आपको इंफॉर्मेशन डाली है जो रिलेटेड है उनको आपको एक फाइल बना देता है। ये होता है आपके फाइल मैनेजमेंट, की फाइल में आपके सबसे पहले वो आपकी जो भी आपकी इंफॉर्मेशन आई है उसको उसकी फाइल बनाता है। देन उसके बाद अब क्या है, इजी हो जाएगा, अब वो फाइल बन गई, देन उस फाइल का नाम दे देते हैं कोई भी, जैसे कि स्टूडेंट का नाम था, स्टूडेंट का सारा डेटाबेस है तो हमने उस फाइल को नाम दे दिया स्टूडेंट, या फिर एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय। अब हमारा जो सारा स्टूडेंट का डाटा है एक जगह जाकर स्टोर हो गया, और उस मेमोरी का जो एड्रेस है वो हो गया स्टूडेंट। अब हमें जब भी डाटा स्टूडेंट से रिलेटेड डाटा चाहिए होगा, अब हमें एक एक डाटा रिट्रीव नहीं करना पड़ेगा, हम सीधा उस फाइल को रिट्रीव करेंगे और हमें स्टूडेंट की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। क्लियर? तो इस तरह से
आपके जो फाइल है उस फाइल को क्या करते हैं हम मेमोरी में स्टोर कर देते हैं, और उसी नाम से आप क्या कर सकते हो कि उस नाम से आप डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं। इसी में ही आपके क्या करता है, जो भी आपके फाइल बनी है उसमें कितना स्पेस चाहिए, कहाँ पे स्टोर होनी है, ये भी आपके फाइल मैनेजमेंट में होता है, लेकिन कम होता है। अभी आगे दूसरी चीज पढ़ोगे वहां पे ज्यादा होगा मेमोरी का। तो बस यहाँ पे सिंपली ये नोट कीजिए कि फाइल बनाता है, जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें लॉजिकली रिलेटेड डाटा की फाइल बनाता है, देन उसे नाम से सेव करता है, जिससे कि स्पेस भी बचता है, टाइम भी बचता है। ठीक है। हाँ, एक आता है इसमें कि आपके, हाँ जी हाँ जी वही सही है, एक को मिला के। उसके बाद आप समझिए, हर्षिता प्लीज म्यूट। हाँ जी, ओके, फाइल मैनेजमेंट हो गया। इसमें एक चीज और आती है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या कहता है कि आपके जो भी फाइल्स आई हैं उनको एक हिरार्की फॉर्म में रख देता है, हिरार्की फॉर्म में स्टोर कर देता है, जिससे कि क्या होता है कि हमारा कोई भी स्पेस दोबारा से यूज नहीं होता। हमें पता है कि यहाँ पे ये ऑक्युपाइड है, यहाँ पे ये ऑक्युपाइड। हिरार्की मतलब टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। जब आपके ये तो देखो सिंगल यूजर काम कर रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब मल्टी यूजर, बहुत सारे यूजर एक साथ काम कर रहे हैं, उनका डाटा आ रहा है, तो उनकी फाइल बना के स्टोर कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि हमारी जो स्टोरेज डिवाइस है उसमें कोई स्टोरेज जो एड्रेस है वो 2 बार यूज आ जाए। तो फिर 2 बार अगर यूज आ गई, एक ही एड्रेस पे 2 जगह 2 यूज हो गए, तो वहां पे जब हम डाटा रिट्रीव करते हैं तो वहां पे एरर आ सकती है। तो इसके लिए हम डायरेक्टरी का यूज करते हैं। डायरेक्टरी में क्या होता है कि एक डायरेक्टरी में 1 बाय 1 बॉटम टू टॉप सारे जो भी सेल एड्रेस है, सारा जो आपका मेमोरी स्टोरेज है वहां पे डाटा स्टोर होता है। तो इससे डुप्लीकेसी से बच जाते हैं कि आप एक से ज्यादा, मतलब कि एक ही लोकेशन पे एक से ज्यादा डाटा स्टोर ना हो, कि आपका जो भी एक मेमोरी का डाटा स्पेस है तो वो एक से ज्यादा रिकॉर्ड से यूज ना कर रहा हो। तो ये था आपके फाइल मैनेजमेंट। देन इसके बाद आगे आइए, हाँ, इनपुट आउटपुट सर्विस। सिंपल सी सर्विस है ये सिंपल सी सर्विस है। आपने देखी कि इसमें क्या करते हैं, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इनपुट डिवाइस से, जो इनपुट डिवाइस है उससे इनपुट को लेता है, एक्सेप्ट करता है, देन आउटपुट डिवाइस से आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो इनपुट डिवाइस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनपुट डिवाइस ड्राइवर प्रोग्राम और आउटपुट डिवाइस प्रोग्राम दोनों को मैनेज करता है। और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में ये कैपेबिलिटी है कि आप इनपुट आउटपुट जो सर्विस है वो प्लग एंड प्ले फॉर्म में यूज कर सकते हो। मतलब प्लग एंड प्ले कि आप किसी भी इनपुट डिवाइस को कभी भी ऐड कर सकते हो और किसी को भी हटा सकते हो। तो ये था आपके इनपुट आउटपुट सर्विस। देन आइए प्रोसेस कंट्रोल मैनेजमेंट। प्रोसेस कंट्रोल मैनेजमेंट ये क्या करता है, हमने इनपुट ले लिया, हमने फाइल भी बना ली। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा कि हमारे क्या है, फाइल कंट्रोल प्रोसेसर एंड इंटरफेस का यूज किया, उस इंस्ट्रक्शन ली, उसकी फाइल बन गई, इनपुट डिवाइस इनपुट ले लिया। देन जो हमने अब काम करना है, इनपुट तो ले लिया, फाइल तो बन गई, लेकिन अभी जो पर्टिकुलर काम रह गया, जो टास्क हमें करना है उस इंस्ट्रक्शन से, वो कौन करता है, वो आपके प्रोसेस कंट्रोल मैनेजमेंट, कि आपके उस काम को करना। जैसे कि हमें तो क्या करना था, 2x5 करना था, अभी तो केवल इंस्ट्रक्शन गई है, उसकी फाइल बनी है, अभी 2x5 होना बाकी है। तो 2x5 यानी कि वो प्रोसेस, वो कैलकुलेशन होने के लिए जो आपकी सर्विस होती है, जो सॉफ्टवेयर काम में लिया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो होता है प्रोसेस कंट्रोल मैनेजमेंट। रियल में आपके जो प्रोग्राम है एग्जीक्यूट होता है प्रोसेस, वही क्या प्रोसेस है, एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम। जो आपने प्रोग्राम दिया है ना अभी इनपुट डिवाइस के थ्रू, उसका एग्जीक्यूशन जो होता है वो आपके प्रोसेस कंट्रोल मैनेजमेंट में होता है। उसके बाद
कोई भी हर एक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन आपके प्रोसेस कहलाता है। जो प्रोग्राम होता है वो आपके क्या कहलाता है? प्रोसेस। अब प्रोसेस में आपके बहुत सारे, देखो हर एक प्रोसेस के लिए आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के बड़े हार्डवेयर की सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, जिसमें आपके देखिए कोई भी प्रोसेस है, कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, उसके लिए आपके देखो मेमोरी भी चाहिएगी, इनपुट आउटपुट डिवाइस भी चाहिएगा, आपके सीपीयू, तो ये आपके और एग्जीक्यूशन के, तो ये सब, इन सब हार्डवेयर के साथ प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट करना है, ये सब मैनेज करता है प्रोसेस कंट्रोल मैनेजमेंट। और इसमें ही आपके एक होता है इंटर प्रोसेस मैसेजिंग। हाँ, एक से ज्यादा, अब ये चलो एक प्रोसेस है उसको तो मैनेज कर लिया, जब लेकिन एक से ज्यादा प्रोसेस आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं, देन ये क्या करता है कि उसके लिए आपके उनके लिए टाइम शेयरिंग करता है, कि सीपीयू का टाइम शेयर कर देता है कि भाई इस टाइम पे ये वाला प्रोसेस करेगा, देन उसके बाद ये वाला प्रोसेस सीपीयू को यूज करेगा। सीपीयू ही तो है मेन जो कि किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है, तो वो सीपीयू का टाइम शेयर कर देता है कि आपके सीपीयू का अगर 1 घंटा है, उसमें 10 अगर प्रोसेस काम कर रहे हैं, 5 प्रोसेस काम कर रहे हैं, तो वो डिवाइड कर देगा, 10 मिनट पहला प्रोसेस काम करेगा, 10 मिनट दूसरा प्रोसेस काम करेगा, 10 मिनट तीसरा, तो वो आपके क्या है टाइम को शेयर कर देता है। और आपके उन अगर 2 प्रोसेस के बीच में अगर हमें कनेक्शन चाहिए या फिर आपके उनसे कोई भी कह सकते हो कि आपके कोई भी मैसेज पास करना है, कोई भी उससे हमें रिलेशन बनाना है, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हमें दूसरे प्रोसेस की, तो वो हमें मैसेज के थ्रू मिलती है। एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से कम्युनिकेट मैसेज के थ्रू करता है कि आपके जो भी है वो, अगर एक प्रोसेस है दूसरे प्रोसेस से वर्क कर रहा है, एक प्रोसेस स्टूडेंट का है, दूसरा प्रोसेस टीचर का है, टीचर स्टूडेंट से पूछती है व्हाट इज योर नेम, ये आपके जाएगा मैसेज, देन स्टूडेंट प्रोसेस की तरफ से मैसेज आएगा माय नेम इज दिस। तो इस तरह से 2 प्रोसेस आपस में जो कम्युनिकेट करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं? मैसेज के थ्रू, मैसेज के थ्रू करते हैं। और ये सर्विस भी कौन प्रोवाइड करवाता है? प्रोसेस कंट्रोल मैनेजमेंट। ये रहा देखो इंटर प्रोसेस मैसेजिंग सर्विस। इंटर प्रोसेस मतलब 2 प्रोसेस के बीच में मैसेज की फैसिलिटी भी आपके प्रोसेस कंट्रोल मैनेजमेंट प्रोवाइड करवाता है। हाँ जी, एक आपके वर्ड आता है थ्रेड। ये रहा थ्रेड। थ्रेड क्या होता है? जब आपके किसी भी सिस्टम को, सॉफ्टवेयर को या प्रोसेस को छोटी यूनिट में, स्मॉलर यूनिट में डिवाइड कर दिया जाता है या ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, तो उसे हम थ्रेड कहते हैं। ये आपके क्या है कि जब आपके छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर दिया उसको, तो आपके वो कहलाता है थ्रेड। क्या कह रहे हैं? हाँ जी, आगे चलिए। आपका लास्ट है मेमोरी मैनेजमेंट, लास्ट सर्विसेज की मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट क्या करती है? सबसे पहले तो आपके जैसे ही प्रोग्राम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, तो वो आपके मेमोरी में इंपॉर्टेंट, जो कि आपके इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, उनको लोड करती है। ठीक है, लोड करती है कि जो कि एग्जीक्यूशन के लिए हमारी जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए कंपल्सरी होते हैं, उनको लोड करती है। देन आपके जो भी मेमोरी में जो स्पेस काम हो रहा है, जो स्पेस यूज हो रहा है, उसको मेंटेन रखती, उसको आपके उसको ध्यान रखती है कि कौन कौन सा स्पेस यूज हो रहा है। हेलो बेटा, किसका माइक म्यूट नहीं है? किसका माइक ऑन है? हाँ जी, तो आपकी मेमोरी मैनेजमेंट में सबसे पहले तो इनिशियल और जो नेसेसरी प्रोग्राम है उनको मेमोरी में लोड करती है। देन आपके मेमोरी में कि कौन सा स्पेस आपके कौन सा प्रोसेस यूज कर रहा है, कितना मेमोरी में कितना स्पेस यूज्ड है, कितना अनयूज्ड है, और जो अनयूज्ड स्पेस है वो आपको दूसरे प्रोसेस के लिए अवेलेबल करवाता है कि भाई ये स्पेस आपके फ्री है, देन उसको दूसरा प्रोसेस है उसके लिए अवेलेबल कराता है। यदि आपके मेमोरी में स्पेस नहीं है, तो आपकी जो प्रोसेस है उनको वेटिंग में रखता है, उनकी वेटिंग लिस्ट बना देता है, और
वेटिंग में रख के देन उसे वहां से मेमोरी में से जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गए हैं जो अब जरूरत नहीं है उनको वहां से डी एलोकेट करता है, वहां से हटाता है, और किसके लिए जो क्यू में है प्रोसेस उनके लिए मेमोरी एलोकेट करता है, उनके लिए अवेलेबल करवाता है। ये है आपके मेमोरी मैनेजमेंट। क्लियर? तो ये आपके 5 सर्विसेज थी। 5 सर्विसेज कह सकते हो, 5 फंक्शंस कह सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम के मोस्ट इंपॉर्टेंट, और अब समझ में भी आ गए होंगे आपको। इसके बाद आपके आता है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप्स ऑफ यहाँ पे आपके 3 टाइप्स के है, 3 टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो मैं बता रही हूँ। आप मुझे 1 मिनट 2 मिनट वेट, मैं भी आ रही हूँ। इसका पेयर 18 से 21 आवाज ही नहीं आ रही है। मुझे दिखाना। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पे आपके 3 टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम है। फर्स्ट है आपके सीरियल, देन है आपके बैच प्रोसेसिंग, सीरियल प्रोसेसिंग, बैच प्रोसेसिंग एंड आपके टाइम शेयर। तीनों का मतलब समझ लो क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल सीरियल प्रोसेसिंग, मतलब कि किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना ही आपके प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, किसी भी प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट कर रहे हो तो वो प्रोसेस, तो आपके किस फॉर्म में डाटा को प्रोसेस किया गया तो उसके हिसाब से आपके मॉडिफिकेशन होता गया ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो सबसे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज करता था? सीरियल प्रोसेसिंग। सीरियल प्रोसेसिंग, सीरियल प्रोसेसिंग में क्या होता था कि जो भी प्रोसेस है, जो भी ये प्रोग्राम है, वो एक मतलब कि सीरीज में होते थे, एक सीक्वेंशियल में आपके सीक्वेंस में आपके एग्जीक्यूट होते थे। इसमें आपके ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था उस टाइम पे। ये सीरियल प्रोसेसिंग टेक्निक यूज करी जाती थी जब सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्ट आपके जो यूजर है डायरेक्ट कंप्यूटर से जुड़े हुआ होता था, डायरेक्ट अपनी इंफॉर्मेशन डाल देता था। सारे सॉफ्टवेयर होते थे, लेकिन आपके ये कंप्यूटर नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, डायरेक्ट कंप्यूटर से जुड़े होते थे यूजर, और वो आपकी इंफॉर्मेशन, आपके इंस्ट्रक्शन डालते थे, और एक एक इंस्ट्रक्शन आपके एग्जीक्यूट होती थी सीरियल में, यानी कि सीक्वेंस में, एक सीक्वेंस मैनर में आपकी सारी इंफॉर्मेशन है जो क्या होती थी, एग्जीक्यूट होती। सेकंड है आपका बैच प्रोसेसिंग, देन उसके बाद आया आपके बैच प्रोसेसिंग। तो बैच प्रोसेसिंग में क्या है कि आप देखो बैच प्रोसेसिंग क्या कहता है, जो आपके ये जो सीरियल प्रोसेसिंग यूज कर रही थी वो मशीन थोड़ी एक्सपेंसिव थी और टाइम भी ज्यादा ले रही थी, और हम पूरी
मतलब कि जो कंप्यूटर का सीपीयू उसको पूरे से अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे। तो उसके बाद आई आपकी बैच प्रोसेसिंग। बैच का मतलब मैंने बताया था अभी, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, कि आपके इसमें क्या करते हैं कि हम जो भी सॉफ्टवेयर होता है या प्रोग्राम होता है उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके देन वो आपके प्रोग्राम क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। तो इसमें आपके क्या होता है, जो प्रोग्राम है उसको आपको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके आपके कंप्यूटर को दे दिए जाते हैं। देन वो आपके क्या करता है, उनको रिजल्ट प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये था आपके बैच प्रोसेसिंग। इसमें एक आपके टर्म आती है, देखो नीचे मैं दिखा रही हूँ, ये रहा मल्टी प्रोग्रामिंग जॉब कंट्रोल लैंग्वेज, यानी कि वो लैंग्वेज जो कि आपकी जॉब किसे कहा है कि जो आपके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड था प्रोग्राम, उसे जॉब। तो डिफरेंट जो जॉब्स होती है उनको कंट्रोल करने के लिए जो लैंग्वेज है वो है जॉब कंट्रोल। कि आपके मल्टी प्रोग्रामिंग एक साथ एक ही टाइम पर आपके एक से ज्यादा प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होते हैं तो वो होती है मल्टी प्रोग्रामिंग से क्या होता है कि आपके हम कंप्यूटर को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग में। टाइम शेयरिंग मैंने बताया अभी कि आपके ये जो कंप्यूटर थे जो पहले वाले वो महंगे थे और कॉस्टली थे। तो अब आपके जो डेवलप हुए वो आपके मल्टी प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करते थे। जो अब कंप्यूटर छोटे थे, जो थोड़े सस्ते थे, मल्टी प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या थी, एक से ज्यादा प्रोग्राम। अब एक से ज्यादा प्रोग्राम है तो सीपीयू तो एक लिमिटेड ही टाइम तक काम करता है, एक लिमिटेड स्पीड तक। तो अब वो क्या कर रहा है, टाइम शेयरिंग कर। एक मैंने अभी भी बताया कि अगर 3 प्रोग्राम एक साथ काम कर रहे हैं तो सीपीयू को क्या है, सीपीयू का जो टाइमिंग है, प्रोसेस टाइमिंग है सीपीयू का, उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं उसको, कि आप टाइम को शेयरिंग कर देते हैं कि आपका सीपीयू का टाइम ये है अगर, तो इसमें पहले ये वाला प्रोसेस काम करेगा, देन उसके बाद ये काम करेगा। और ये जो टाइम शेयरिंग है वो डिपेंड करती है कि कौन सा जॉब है या जो कौन सा प्रोसेस इंपॉर्टेंट है या कौन सा पहले होना चाहिए। उसकी जो इम्पोर्टेंट है उसकी आप उसके बेस पर, आप इम्पोर्टेंस के बेस पर उसकी टाइम शेयरिंग करते हैं। और उसकी कितना फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज, कि कितनी जल्दी ज्यादा यूज आ रहा है वो प्रोसेस, उसके बेस पर हम उनको टाइमिंग देते हैं। ये आपके टाइम शेयरिंग। देखो यहाँ बताया है कि मल्टी प्रोग्रामिंग एंड टाइम शेयरिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसर का यूज कर सकते हैं। टाइम शेयरिंग मिनिमाइज रेस्पॉन्स टाइम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसके बाद सोर्स ऑफ डायरेक्टिव और टू ऑपरेटिंग सिस्टम, कि आपके इसको कंट्रोल करने के लिए कौन होता है। यहाँ पे तो जॉब कंट्रोल लैंग्वेज थी, कमांड प्रोवाइड विद, और आपके यहाँ पे कमांड एंटर एट द टर्मिनल को दी जाती है। टर्मिनल यानी कोई भी कंप्यूटर सिस्टम। ये देखो उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा डेवलपमेंट दिया हुआ है, ये रहा डेवलपमेंट ऑफ यूनिक्स। इसे आप पढ़ लेना, इसमें कुछ खास नहीं, हिस्ट्री है, हिस्ट्री को मैं क्या एक्सप्लेन करूंगी बताओ। और ये रहा लास्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ यूनिक्स का डेवलपमेंट। मैंने देखा नहीं आज तक आया, लेकिन फिर भी आपके कभी आ जाए इसको आप पढ़ के देख लेना कि क्या है। हिस्ट्री बता रखी है कि कैसे कैसे ये डेवलप हुआ। क्लियर। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। देन आपके आता है थर्ड चैप्टर, कॉन्सेप्ट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। देन अब आपके कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहले तो टाइम शेयरिंग फिर से रिपीट कर दीजिए। हाँ जी, टाइम शेयरिंग फिर से बता दीजिए मैम। टाइम शेयरिंग नाम से ही पता चल रहा है कि जब बहुत सारे प्रोग्राम काम कर रहे हैं तो सीपीयू तो एक ही है ना काम करने वाला। भाई प्रोग्राम को एग्जीक्यूट तो कौन करता है, सीपीयू करता है ना। तो वो तो एक उसका टाइम फिक्स है। तो आपके जब जस्ट लाइक आप, मैं रियल एग्जांपल से समझाऊं कि हाँ, कि कोई भी आपके ऑफिस में जाते हो, ऑफिस में जाते हैं, वहां पे अगर बैंक में गए हम, बैंक में अगर आपने पैसे डिपॉजिट करने हैं, विड्रॉ करने हैं, तो उसके लिए एक काउंटर है। तो वो तो उसी स्पीड से काम करेगा। अगर ज्यादा लोग उसके लिए आ जाएंगे क्वेरी के लिए,
तो वो क्या करेगा कि आपको क्यू लगा देगा। क्यू किस बेस पे लगाएगा, चलो वो उसकी अपनी टेक्नोलॉजी, अपना वो है कि वो भाई जो पहले आया वो पहले लग जाए लाइन में, देन बाद में वो, लेकिन उसका टाइम अब शेयर हो गया। पहले जो सारा अगर आप अकेले थे तो उसका सारा टाइम आपका था, लेकिन अब 4 बंदे और हैं आपके साथ, तो वो काम करेगा कि पहले तुम्हारा होते ही वो दूसरे को भी टाइम देगा, तीसरे को भी टाइम देगा। तो इस तरह से आपके सीपीयू के टाइम को क्या कर दिया, शेयर कर दिया। और वो डिपेंड करता है किस बेस पे किया गया, कि जो प्रोसेस जितना इंपॉर्टेंट है तो उसको पहले टाइमिंग दिया गया, देन कम इंपॉर्टेंट है उसको बाद। तो ये था टाइम शेयर। किसी भी चीज के टाइम को शेयर करना होता है, तो यहाँ पे सीपीयू का टाइम शेयर किया गया है विद द डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम के साथ सीपीयू का टाइम शेयर करना ही टाइम शेयरिंग है। क्लियर? ओके मैम। हाँ जी, आप आ जाइए। ये भी चैप्टर बहुत अच्छा है प्रोग्रामिंग। अभी देखो, एक गर्ल ने मुझसे पूछा था कि मैम कौन कौन सी लैंग्वेज पढ़ेंगे, ठीक है? तो आप आगे जाके बहुत सारी लैंग्वेज पढ़ोगे, लेकिन मैंने कहा था मैम। ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो आपके इसमें क्या है, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि हम डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज पढ़ेंगे आगे आगे, जैसे जैसे हम बीसीए में या एमसीए में जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे ये पढ़ लेते हैं कि आखिरकार जो हम कह रहे हैं ना प्रोग्राम, कौन सी लैंग्वेज पढ़ेंगे, कौन सी, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या होती है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और आपके इस प्रोग्राम, देखिए कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, जो हर एक लैंग्वेज के लिए यूज किए जाते हैं, जो कि हर एक लैंग्वेज में यूज होते हैं। तो यहाँ पर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम, जो कि आपके कोई भी लैंग्वेज पढ़ोगे, सी पढ़ोगे, C++ पढ़ोगे, जावा पढ़ोगे, सब में काम आएंगे। ये कॉन्सेप्ट ऐसे हैं, सब में काम आएंगे। तो पाइथन पढ़ेंगे क्या? पाइथन आई थिंक अभी नहीं है आपके शायद, और ऐड भाई नए कोर्स में ऐड हो गई हो तो पता नहीं, पुराने में तो नहीं है। ओके हाँ जी, मैम C++ है ना? हाँ C++ है, सी भी है आपके। हाँ तो देखिए, तो आपके जो भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाएं कि आपके ये सारे कॉन्सेप्ट हर लैंग्वेज में मोस्टली काम आते हैं। तो चलिए एक एक करके पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत इजी है और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और आपके लिए यूजफुल है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले देखिए, प्रोग्रामिंग या प्रोग्राम का मतलब समझते हैं। कब लिखते हैं हम प्रोग्राम, कहाँ है? तो ये 4 वर्ड है आपके सामने। पहला वर्ड है प्रॉब्लम, दूसरा वर्ड है एल्गोरिथम, थर्ड है आपके प्रोग्राम, एंड फोर्थ है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इन चारों टर्म को अच्छे से समझ लो, ये आपके एक बेस है। सबसे पहले प्रॉब्लम का मतलब है कि कोई पर्टिकुलर टास्क जिसके लिए हमें प्रोग्राम लिखना है, कोई प्रॉब्लम। भाई प्रोग्राम लिखेंगे, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को अगर हम ज्यादा बड़ा प्रोग्राम है तो उसे हम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। कि कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हो, कोई भी प्रोग्राम बना रहे हो, वो कोई ना कोई तो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा ना। तो आपके सबसे पहले तो जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, कोई ना कोई टास्क होगा जो हमें करना है, जो कि जिसके लिए हमें सॉफ्टवेयर बनाना है, तो वो आपके कहलाती है प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम इज ए पर्टिकुलर टास्क और यू कैन से मतलब कि फंक्शन, जिसे कि आप उस सॉफ्टवेयर या उस प्रोग्राम के थ्रू कंप्लीट करना चाहते हो या उसे मैनिपुलेट करना चाहते हो। ठीक है, तो और आपके इस प्रॉब्लम को जब आपने किया, उसके बाद आता है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है कि आपने प्रॉब्लम तो समझ में आ गई आपको कि हाँ मुझे ये काम करना है, देन उसे कैसे करना है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालना है। अब उसके लिए क्या करेंगे, मेरे सामने मैंने, चलो आपका एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एक प्रॉब्लम कि मैं ऐसा प्रोग्राम बनाऊं कि कोई भी ईयर दे मुझे, कोई भी ईयर, और उस ईयर को मैं ये निकाल दूं कि लीप ईयर है या नहीं है। ठीक है, ये हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली कि मुझे इसके लिए प्रोग्राम बनाना है कि जो भी ईयर मिले, इनपुट कोई भी मिले, वो आपको बता दे कि ये लीप ईयर है या नहीं है। अब एल्गोरिथम क्या कहता है कि जो प्रॉब्लम आई है उस प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व करोगे, तो स्टेप बाय स्टेप
स्टेप बाय स्टेप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी आप स्टेप लिखते हो रिक्वायर्ड होते हैं, उनको एक सीक्वेंस में लिखना, स्टेप बाय स्टेप, कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप ले रहे हो, जो स्टेप यूज कर रहे हो, उनको सीक्वेंसली लिखना आपके एल्गोरिथम कहलाता। जैसे आपने प्रॉब्लम थी लीप ईयर, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि आपने ईयर लोगे, कोई भी ईयर, चाहे वो इनपुट से ले लो, कोई भी इनपुट कराएगा तो इनपुट आया, देन आप इसको किससे डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे, देन आप चेक करोगे, कंडीशन डालोगे, यदि आपके रिमाइंडर 0 है तो आपके क्या है, लीप ईयर। अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो वो आपकी लीप ईयर नहीं है। तो आपकी कंडीशन डालिए, अगर आपके 0 नहीं है, 0 है रिमाइंडर, तो आपके प्रिंट कर दे दिस इज अ लीप ईयर। अगर रिमाइंडर 0 नहीं है देन आपके प्रिंट कर दे दिस इज नॉट अ लीप ईयर। तो ये आपने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्या है, स्टेप लिए और उनको सीक्वेंस से लिखा, अपनी कॉपी पे, अपने कंप्यूटर पे, कहीं पे भी आपने उनको स्टेप को, कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक इनपुट एज ए ईयर, देन वी डिवाइड दिस ईयर बाय 4, if remainder is 0 then it print leap year, if remainder is something then it print not leap year। तो ये आपके स्टेप हो गए सीक्वेंस वाइज आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। तो जो आपकी ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के स्टेप हैं जो आप सीक्वेंसली लिखते हो, वो आपकी कहलाती है एल्गोरिथम। क्लियर? अब आपने प्रॉब्लम में आ गई, आपने उसका एल्गोरिथम बना लिया। अब आती है, हाँ, एल्गोरिथम बनाते हैं हम क्या कह रहा है, तो सीक्वेंशियल होनी चाहिए, और जहां भी आपके डिसीजन लेना है वो डिसीजन आपको सिलेक्ट करना है। जैसे हमने यहाँ डिसीजन लिया कि अगर रिमाइंडर 0 है देन वो आपके लीप ईयर, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो आपके नॉट लीप ईयर। रिपीटेशन, कई बार हमें एक ही चीज को बार बार रिपीट करना है, तो वहाँ हम रिपीटेशन का यूज करते हैं। ये भी आपके आगे आएगा। अभी इस एग्जाम्पल में रिपीटेशन का यूज नहीं हो रहा। अगर हम कोई भी, जैसे मान लो एक स्टार प्रिंट है, उसे हमें 10 बार प्रिंट करना है, भाई स्टार प्रिंट हो रहा है, इसे 10 बार रिपीट करना है, तो रिपीटेशन है, तो उसके लिए भी हम लिखेंगे। तो अब आपने एल्गोरिथम लिख दी, हमने एल्गोरिथम लिख दी, तो अब इस जो एल्गोरिथम होती है वो आपके इंग्लिश लैंग्वेज होती है, इंग्लिश लैंग्वेज में आप लिख देते हो। लेकिन जब इसी एल्गोरिथम को आप कंप्यूटर की लैंग्वेज, जो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है, उसमें आप लिखते हो, लैंग्वेज में नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं किसी लैंग्वेज में, जो कि कोई एक ऐसी लैंग्वेज में लिखते हो जो कि कंप्यूटर समझ सके। हमने एल्गोरिथम लिखी है इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में तो कंप्यूटर समझेगा ही नहीं, कंप्यूटर तो कौन सी बात है, मशीन लैंग्वेज समझता है। तो आपकी ऐसी लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझ सके, उस लैंग्वेज में जब हम अपनी एल्गोरिथम को लिखते हैं तो वो बन जाता है प्रोग्राम, वो बन जाता है प्रोग्राम। अब हमने तो लिखा था ना कि हम टेक इनपुट और फिर डिवाइड करेंगे, फिर हम उसे रिमाइंडर चेक, ये तो हमने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा था। अब इसी एल्गोरिथम को जब हम किसी ऐसी लैंग्वेज में लिखें जो कंप्यूटर समझ सके, तो वो कहलाता है आपके प्रोग्राम। और प्रोग्राम को लिखने के लिए जिस लैंग्वेज का यूज करते हैं वो कहलाती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये चारों टर्म्स क्लियर है? हाँ जी, प्रॉब्लम, एल्गोरिथम, प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चारों टर्म में कोई प्रॉब्लम? क्लियर? यस मैम। सारी क्लियर है? यस मैम। ओके जी, ओके, आगे चलते हैं। तो अब हमें पता चल गया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होती है जो कि आपके कंप्यूटर समझ सकता है, जिसमें हम प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, आगे आइए। हाँ जी, देखिए, प्रोग्राम लिखने से पहले अभी तो हमने लिखा था प्रोग्राम किसमें, इंग्लिश लैंग्वेज में, तो वो तो कहलाई थी एल्गोरिथम। लेकिन यदि हमारी प्रॉब्लम को सीक्वेंस वाइज आपके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से दिखाते हैं, अगर कोई एल्गोरिथम है, जो हमने एल्गोरिथम लिखी है, उसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करें,
तो आपकी वो कहलाता है फ्लो चार्ट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। कि आपने इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिखा, देन उसका हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना दिया। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए जो टेक्निकल यूज होती है वो होती है आपकी फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या दिखाता है कि आपके कौन सी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही है, देन उसके बाद कौन सी होगी, देन उसके बाद कौन सी। इसको समझ लिए फ्लो चार्ट को। सबसे पहले फ्लो चार्ट के कुछ सिंबल्स है। देखो अब ग्राफिकल अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए सिंबल यूज करने पड़ेंगे। तो आपके फ्लो चार्ट बनाने के लिए ये आपके सिंबल्स हैं। ये देखो, ये रेक्टेंगुलर जो राउंडेड शेप में है, ये आपके किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए और एंड करने के लिए, ये हमारा यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है या यहाँ पर खत्म हुआ है। ये आपके प्रोसेसिंग के लिए है कि आपकी कोई भी प्रोसेस होगी, जैसे मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, आपके लॉजिकल, अरिथमेटिक और भी जो कैलकुलेशन होती है, सब कैलकुलेशन के प्रोसेसिंग के लिए ये सिंबल हो गया। देन इनपुट आउटपुट लेने के लिए ये सिंबल हो गया। कोई डिसीजन है, डिसीजन यानी कंडीशन है, कंडीशन चेक करने के लिए ये डायमंड शेप हो गए। हाँ, हमारे जो ये एलिमेंट्स है सारे यूज करेंगे उनकी डायरेक्शन दिखाने के लिए कि डाटा कहाँ से कहाँ जा रहा है, उसके लिए एरो। देन इसके बाद कनेक्टर का क्या यूज है, अगर फ्लो चार्ट बनाते बनाते हमारा पेज भर जाता है तो हम उसको दूसरे पेज पे लेके जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, लास्ट में एरो बना देते हैं, देन सबसे ऊपर हम सर्किल बना के इससे दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। इससे समझ में आता है कि ये बीच में। हाँ जी मैम, एक बार ये वाला चार्ट ना दोबारा स्टार्ट कर दो। बेटा, अभी तो मैंने कुछ बताया नहीं, अभी तो मैं सिंबल ही समझा रही हूँ कि कौन सा सिंबल किसके लिए। देखो आपके सामने लिखा हुआ है, ये स्टार्ट के लिए है, ये प्रोसेस के लिए, ये इनपुट आउटपुट लेने के लिए, ये डिसीजन, कोई कंडीशन अगर आपके है, वो एरो आपके डायरेक्शन बताता है कि डाटा किस डायरेक्शन में जा रहा है। ये दो पेजों को आपस में कनेक्ट करने के लिए। तो ये अगर हमको समझ में आ गए तो इनसे हम फ्लो चार्ट बना सकते हैं। अब मैं एक एग्जांपल समझा रही हूँ, बाकी आपके बुक में 3-4 एग्जांपल है, एक एग्जांपल मैं आपको समझा दे रही हूँ, बाकी की आप समझ लेना, ठीक है। ये देखिए, चलिए सबसे पहले, हाँ, एक एग्जांपल है कि एल्गोरिथम लिखी है। हमने कहा ना एल्गोरिथम को ही ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो आप ही बताना, सबसे पहले आप बताना, आपने वैसे ब्लॉक खोला होगा कि देखो यहाँ पे क्या है, इनपुट द नंबर। हम एक इनपुट लेंगे n नंबर का, उसमें हमें चेक करना है, डिवाइड करना है। पहले हम डिवाइड किस में जाएगा, प्रोसेस में। देखो सबसे पहले इनपुट लिया, तो इनपुट के लिए कौन सा सिंबल है, दिस वन ये आएगा। देन आपके डिवाइड करना है, प्रोसेस के लिए कौन सा है, अच्छा ये इनपुट के लिए, सॉरी ये वाला है, प्रोसेस के लिए ये वाला है, इसमें प्रोसेस हो गया। उसके बाद आपने कंडीशन आ गई, कंडीशन के लिए ये यूज करेंगे। रिमाइंडर, ये देखो दोनों तरफ है, इस तरफ जाएगा प्रोसेस नो, इस तरफ जाएगा यस। देन आपके अभी दिखाती हूँ मैं, डिवाइड किया, अगर 0 है तो इवन, अदरवाइज ओड। अब इसका फ्लो चार्ट कैसे बनेगा, देखो नीचे, ये देखिए, ये रहा, ध्यान से सुनना। ये स्टार्टिंग का सिंबल था, इसमें हमने स्टार्ट कर दिया प्रोग्राम। ये इनपुट आउटपुट लेने का था, ये इनपुट आउटपुट लेने का सिंबल, हमने इनपुट लिया एक नंबर, नंबर n, ये इनपुट में वैल्यू कौन सी है, n, कोई भी वैल्यू आएगी, मान लो 25 ले ली हमने, वैल्यू डाल दी 25, कोई भी वैल्यू। देन ये कंडीशन के लिए आ गया, बताया था ना कि ये कंडीशन चेक करता है। इफ n रिमाइंडर बाय 2 इक्वल टू 0, यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं और उसका रिमाइंडर क्या आता है 0, देन तो आपके वो क्या है, नंबर इवन है। यस, अगर 0 है तो वो आपके बता दे कि प्रिंट कर दे कि ये नंबर क्या है, इवन है। और यदि आपके 0 नहीं आया तो इसका रिजल्ट आएगा नो, नहीं आया तो ये प्रिंट कर दे कि नंबर ओड है, और दोनों का रिजल्ट यहाँ आ जाएगा। देन आपके क्या हो गया, स्टॉप। तो इस तरह से, हाँ जी, प्रोसेस का वो तो है ही नहीं सिंबल। इसमें कोई प्रोसेस ही नहीं करवाया ना। देखो सारे सिंबल जरूरी नहीं है कि एक ही फ्लो चार्ट में यूज हो जाए, इसमें बताओ कोई प्रोसेस करवाया है, करवाया ही नहीं है। इसमें डायरेक्ट कंडीशन चेक करवा दी। अच्छा मैम, कंडीशन चेक करिए, देखो ना इसमें कंडीशन चेक करिए ना, ये रहा कंडीशन का सिंबल, कि अगर n से, मतलब कोई भी नंबर है जो मिला है उसको 2 से डिवाइड करने पर यदि 0 आया तो वो इवन नंबर है,
अगर 0 नहीं आया तो वो ओड नंबर है। ओके मैम, ठीक है। आके देखो अगर। अच्छा चलो एक और एग्जांपल देखो, ये लीजिए, ये क्या कह रहा है ये एग्जांपल, रुको। हाँ ये रहा, एक और नंबर, एक और ले लो। इसमें क्या कह रहे हैं कि एक नंबर है n, उसमें प्रोडक्ट है काउंटर, उस प्रोडक्ट को i से मल्टीप्लाई कर रहा है। देखो ये प्रोसेस आ गया ना कि मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे प्रोसेस वाला आएगा। ये रहा प्रोसेस, देखो दो प्रोसेस हो रहे हैं। यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ इनपुट लिया, यहाँ दो प्रोसेस हो रहे हैं, एक यस काउंट, मैम। तो ये आ गया ना प्रोसेस। तो जो चीज जहाँ पे नीड होगी वही तो लिखोगे ना। प्रोसेस होके फिर यहाँ कंडीशन चेक हुई, नो हुआ तो दोबारा ऊपर चला जाएगा, यस हुआ तो ये नीचे आ जाएगा, और ये स्टॉप हो गया। तो इस तरह से आपके 3-4 आपके फ्लो चार्ट के एग्जाम्पल बताएं, जिसमें से 2 मैंने आपको दिखा दिए हैं। एक और है, ये रहा, देखो ये एक ये रहा। आप इस तरह से इनको समझ लेना कि क्या क्या है। छोटा सा कभी कभी फ्लो चार्ट बनाने को आ जाता है कि कोई भी आपको कंडीशन दे दी जाती है, हाँ जी आ जाता है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपको बता दिया कि दिस ईयर इज ए लीप ईयर, इज नो है या नहीं है, इसके लिए आप फ्लो चार्ट बनाओ। या फिर ये जो कोई भी नंबर दिया है वो आपके प्राइम नंबर है या नहीं, उसके लिए बनाओ। या फिर आपके मुझे वो टर्म याद नहीं आ रही जिसमें पीछे वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं ना, कि कुछ भी मतलब कि आपके कोई भी प्रॉब्लम दे सकते हैं, उसका छोटा सा चार्ट। बिग प्रॉब्लम नहीं देंगे आपके लेवल पे, छोटी सी, क्योंकि आप यहाँ लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे, ओनली फ्लो चार्ट पढ़ा है आपने, तो छोटी कोई प्रॉब्लम देख के उसका फ्लो चार्ट बनवा सकते हैं। आपको ये पता, सारे सिंबल आपको पता होने चाहिए। अगर आपने सिंबल गलत लगाए तो आपका फ्लो चार्ट गलत हो जाएगा, कि इनपुट के लिए कौन सा सिंबल है, प्रोसेस के लिए कौन सा है, कंडीशन के लिए कौन सा है। और स्टार्ट और एंड जरूर करोगे, जहां आप प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हो वहां भी सिंबल लगाओगे, जहां प्रोग्राम एंड कर रहे हो वहां भी लगाओगे, ठीक है ना। अब देखो ये रहा, यही क्वेश्चन एक रहा आपके सामने, ड्रॉ ए फ्लो चार्ट फॉर ए एंड बी। अब ए क्या कह रहा है, टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखो आगे ना ये क्वेश्चन, कि अगर यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो अब इसमें हम क्या करेंगे बताओ। सबसे पहले स्टार्ट किया, देखो मैं बताती हूँ, सबसे पहले स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद हमने 2 इनपुट लिए, ठीक है, लेंथ एंड विड्थ 2 ले ली, 2 इनपुट लिए। देन हमने प्रोसेस किया, प्रोसेस वाला सिंबल लिया, उसमें प्रोसेस में क्या किया कि आपके लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई किया, और देन आपके स्टॉप कर दिया। समझ में आया। तो इस तरह से आपके किसी भी छोटी सी प्रॉब्लम दे सकते हैं, उसका फ्लो चार्ट बनवा सकते हैं। पहले रेक्टेंगल, हाँ जी बोलो। वही पहले रेक्टेंगल लिया, आप क्वेश्चन पूछा था रेक्टेंगल का, ये कैसे था? एरिया निकलवाया है ना बेटा इसका, ये देखो रेक्टेंगल का एरिया निकलवा रहा है ना। रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला बताओ। लेंथ इनटू ब्रेथ, वही होता है ना। तो हम 2 इनपुट लेंगे, इनपुट हमें कितने लेने पड़ेंगे, 2 इनपुट ले लिए, देन उन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो इनपुट वाले में इनपुट का सिंबल डालेंगे, फिर देन उसमें हम प्रोसेस वाला सिंबल डालेंगे, उसमें मल्टीप्लाई करवा देंगे, और जो रिजल्ट आएगा उसे प्रिंट करवा देंगे। प्रिंट मतलब आउटपुट वाला सिंबल ले लेंगे, देन स्टॉप कर देंगे। हेलो मैम, हाँ जी। अगर यूजर ने नंबर की जगह कोई अल्फाबेट या कोई और सिंबल डाल दिया तो? कहाँ पे? इनपुट में। इनपुट बेटा वो आपके यूजर से जब इनपुट लेते हो तो लैंग्वेज में बताते हैं ना कि किस तरह का। अभी आप आगे पढ़ोगे कि इनपुट के टाइप होते हैं, कि आप उसी टाइप में ही नंबर डाल सकते हो। पहले से ही बता दिया जाता है कि यूजर किस टाइप का डाटा डालेगा, इनपुट डालेगा। मैम हिंट वगैरह लगा के? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ओके। ठीक मैम है। हाँ मैम जैसे अगर एल्गोरिथम लिखने को आ गई तो फिर? हाँ, एल्गोरिथम में आप इंग्लिश वाली एल्गोरिथम में लिखो, इंग्लिश में जैसे सिंपल अपनी लैंग्वेज में इंग्लिश में लिख दो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक, पॉइंट में लिखना, लेकिन मतलब पॉइंट बनाना। पहला पॉइंट, वी टेक द टू इनपुट्स एज ए लेंथ एंड विड्थ। देन सेकंड पॉइंट, वी मल्टीप्लाई द लेंथ एंड विड्थ। फोर्थ पॉइंट, आउटपुट द रिजल्ट। फिफ्थ पॉइंट, एंड द प्रोग्राम। फर्स्ट में स्टार्ट द प्रोग्राम। और मैम ये सिंबल्स भी लगाने पड़ेंगे जो दे रखे हैं? नहीं, सिंबल फ्लो चार्ट के लिए हैं।
एल्गोरिथम आपके किसके लिए? इंग्लिश वाली लैंग्वेज में लिखने के लिए। जब आपसे कहा जाए कि इस प्रॉब्लम के लिए एल्गोरिथम भी लिखो और फ्लो चार्ट भी बनाओ, देन आपको दोनों चीज बनानी है। क्लियर? मैम जो इसमें लिखा हुआ है एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइड बाय 20 प्रिंट है सम ऑफ मार्क और 20, मैम ऐसे ही बनाना पड़ेगा? नहीं, ये इंग्लिश लैंग्वेज नहीं, ये तो कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये एल्गोरिथम नहीं है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम है। हमें भी ऐसे लिखना पड़ेगा क्या आएगा? नहीं, प्रोग्राम नहीं लिखना पड़ेगा आपको, आपको प्रोग्राम नहीं लिखना, ये प्रोग्राम है बेटा, जो आपको दिख रहा है ना, ये प्रोग्राम है। इसकी एल्गोरिथम मैं दिखाती हूँ, देखो एल्गोरिथम लिखी होगी तो, एल्गोरिथम नहीं लिखी हुई, इनकी ये प्रोग्राम, ये रहा, देखो ये एल्गोरिथम है। अच्छा मैम ये लिखनी है। हाँ, इस तरह से फिर ठीक है। हाँ, यही तो मैं कह रही हूँ, एल्गोरिथम, वो जो नीचे देख रहे हो वो तो प्रोग्राम है। अच्छा अभी मैम हमने क्या पढ़ा था कि एल्गोरिथम क्या है? किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के स्टेप जो एक सीक्वेंस से हम लिखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि हमने इस जो भी प्रॉब्लम मिली है ऊपर, क्या है? टू फाइंड द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द 20 स्टूडेंट। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट कर दिया, फिर हमने एक एरे ले लिया स्टूडेंट का जिसमें कि 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। सम सबसे पहले 0 था, सम काउंटर यानी कि आगे बढ़ने के लिए, सम प्लस काउंटर प्लस बढ़ाया। जब आपके चेक किया, अगर आपके काउंटर 20 हो गया यानी 20 बच्चों का डाटा आ गया, देन आप स्टेप 5 पे पहुंचो, सम कर दो और एवरेज निकालने के लिए सम डिवाइडेड बाय 20, आपका सम भी आ जाएगा और एवरेज भी आ जाएगा। तो ये आपने अपनी अपनी लैंग्वेज में लिखा ना, और ये इसका जो प्रोग्राम ये किसी एक लैंग्वेज में, देखो ये रहा, ये इसका प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम, ये नहीं लिखना आपको। ठीक है, आपको डिफरेंस बताया था मैंने एल्गोरिथम में और प्रोग्राम में, क्या डिफरेंस है? एल्गोरिथम अपनी इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिखते हैं, प्रोग्राम किसी ऐसी लैंग्वेज में जो कंप्यूटर समझता है, उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। उसमें प्रोग्राम लिखना आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये आपके प्रोग्रामिंग, देखो ये सी का प्रोग्राम है, सी लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, वो सी लैंग्वेज को कंसीडर करते हुए ही पढ़ेंगे। अब आ जाइए कॉन्सेप्ट, प्रोग्राम पढ़ लिया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ ली, फ्लो चार्ट पढ़ लिया, एल्गोरिथम पढ़ लिया। अब आते हैं कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसमें जो बेसिकली एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं। 1 मिनट वेट, 1 मिनट। ओके, तो एलिमेंट्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये आपके किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो नेसेसरी है, यानी जो कि आपके कंपल्सरी एलिमेंट, वो कौन कौन से? सबसे पहले हमें एलिमेंट को समझने से पहले आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये समझो, ये क्या कहता है कि आपके जब भी कोई आप प्रोग्राम लिखते हो तो आप वो प्रोग्राम में जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो आपके मेमोरी में जाकर सेव हो जाते हैं। ठीक है, मेमोरी में सेव होते हैं। आप तो मान लीजिए कि 10 लाइन्स का प्रोग्राम है, तो आपके मेमोरी में 10 लाइन्स में डाटा स्टोर होता है। तो मेमोरी में डाटा कैसे स्टोर होता है, देखो, सेल 1, सेल 2, सेल 3, मतलब कि जो मेमोरी होती है आपकी वो सेल में, सेल यानी ब्लॉक, मतलब कि बहुत सारे ब्लॉक्स में डिवाइड होती है। तो आपकी पहली इंस्ट्रक्शन सेल 1 में, दूसरी इंस्ट्रक्शन सेल 2 में, तीसरी, इस तरह से आपकी जितनी भी इंस्ट्रक्शन होती हैं वो मेमोरी में इस तरह से एक एक ब्लॉक में क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो अब आपके इस तरह से जब हम प्रोग्राम चलाते हैं तो ये सेल का एड्रेस है, सेल 1, मतलब जो मेमोरी में सेल है उनका एड्रेस है ये, सेल 1, सेल 2, सेल 3, सेल 4। अब क्या होता है कि जब हम अपने जो प्रोग्राम में से इंस्ट्रक्शन को रिट्रीव करते हैं मेमोरी से, तो हमें उनके एड्रेस याद रखने पड़ते हैं।
अब मेमोरी के इतने सारे फिजिकल एड्रेस याद रखना तो पॉसिबल नहीं है। कैसे हम इसको मतलब कि स्टोर, मतलब कि ये तो सेल 1 सेल 2 आपको एग्जांपल के लिए दिए, पता नहीं मेमोरी का फिजिकल एड्रेस कैसे होता होगा 0101 में, तो वो तो आपको याद नहीं रख सकते। तो उसके लिए आपके हम एक वैल्यू यूज करते हैं कि आपके एक वैल्यूएबल, एक नाम यूज करते हैं जिससे कि आपके हम यहाँ पे उस नाम से हमारे इंस्ट्रक्शंस को या डाटा को सेव कर सकें। ये जो फिजिकल एड्रेस है ना सेल 1 सेल 2, इनको हम याद नहीं कर पाएंगे। तो आपके मेमोरी रेफरेंस के लिए जो कि आपके फिजिकल एड्रेस है, जो मेमोरी का एड्रेस है, उस मेमोरी एड्रेस के लिए जो हम वेरिएबल का नाम यूज करते हैं वो आपके कहलाता है वेरिएबल। ये एक वेरिएबल यानी डाटा जो भी आपका, उसका सिंबॉलिक नेम है जो कि मेमोरी लोकेशन के लिए दिया गया है। मेमोरी लोकेशन के लिए जब आपका वेरिएबल का कोई नाम दिया जाता है तो वो होता है वेरिएबल। जो भी आपके इंस्ट्रक्शंस है उसको जो नाम दिया जाता है वो वेरिएबल कहलाता है। आपके वेरिएबल इज कनेक्शन बिटवीन नेम एंड वैल्यू। अब देखो इसका समझो कैसे। एक वेरिएबल जो है, एक वेरिएबल आपके नाम से, उसके एट्रीब्यूट से, उसके रेफरेंस से, उसकी वैल्यू से मिलकर, 4 चीजों से मिलकर बना होता है, ठीक है। और जरूरी नहीं चारों हो। अब यहाँ देखें ये लिखा हुआ है इंट ए और बी, ध्यान से सुनना, इंट ए बी। इंट यहाँ पे क्या है कि डाटा टाइप है, वैल्यू टाइप है, ये आपके एट्रीब्यूट है। ए नाम है, ए और बी वेरिएबल है, ए और बी, और उनकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। ऐसे ही देखो कैर सी, कैर आपके एक डाटा टाइप है कि इसमें कैरेक्टर टाइप का डाटा आएगा, और सी वेरिएबल है। जो हमने अभी रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहे थे उसमें जब हम डाटा इनपुट लिखते हैं तो उसे हम सेव कर लेते हैं एल और डब्ल्यू, यानी कि एल फॉर लेंथ, कि जहाँ एल वाली लोकेशन पे जो सेव हो रहा है वो तो लेंथ है, और जब डब्ल्यू वाली लोकेशन पे सेव हो रही है वो विड्थ है। तो जब भी हमें इसे अपनी प्रोग्राम में कैलकुलेट कराना होगा तो हम क्या यूज कर लेंगे, एल और डब्ल्यू। जबकि अगर हमें एल और डब्ल्यू से नहीं रखते तो हमें क्या याद करना पड़ता, मेमोरी का फिजिकल एड्रेस, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये होता है किसी भी वेरिएबल का नाम होता है, मतलब किसी भी डाटा का, किसी भी जो भी आपके वेरिएबल उसको है इंस्ट्रक्शन है उनका नाम होता है, वेरिएबल नेम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंट ए बी, यूजर से हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, वो ए और बी वेरिएबल है इंट टाइप के, इंट यानी न्यूमेरिक टाइप के, तो वो इनमें कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। यानी यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मैंने 1 2 डाली, आपने 3 4 डाली, किसी और ने 5 6 डाली। ए और बी में डिफरेंट वैल्यू आ सकती है, लेकिन जब आपके वेरिएबल की वैल्यू फिक्स होती है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, तो वो आपके कहलाती है कांस्टेंट। क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी कि जब आपके वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होती, एक ही रहती है, तो वो आपके होता है कांस्टेंट। जैसे एग्जांपल देखो, कांस्टेंट कीवर्ड का यूज किया हमने, इससे हमें पता चल गया कि ये क्या है, कांस्टेंट है। कांस्ट इंट टाइप का है, a इक्वल टू 2, इसने देखो यहाँ वैल्यू फिक्स कर दी। ऊपर हमने देखा था, देखो ऊपर दिखाती हूँ, इंट a लिखा था ओनली, देखो इंट a b लिखा था, यहाँ पे वैल्यू फिक्स नहीं करी है। लेकिन कांस्टेंट में क्या करता है कि वैल्यू फिक्स कर दी, a इक्वल टू 2, कि a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, और कांस्टेंट लगा दिया, इसका मतलब ये फिक्स है, अब ये चेंज नहीं हो सकती। देखो लिखा भी है कमेंट, द वैल्यू ऑफ a कैन नॉट बी चेंज थ्रू आउट द प्रोग्राम, कि ये आपके पूरे प्रोग्राम में a की वैल्यू क्या रहेगी, 2 रहेगी। तो ये आपकी कहलाता है कांस्टेंट, जिसमें कि आपकी वैल्यू क्या रहती है, एक ही रहती है, सेम रहती है, चेंज नहीं कर सकते उसे पूरे प्रोग्राम में। उसके बाद एक वर्ड आता है डाटा टाइप, जो कि आप ऊपर भी देख रहे हो कि डाटा टाइप का मतलब क्या है। डाटा टाइप का मतलब, अभी एक क्वेरी आई थी, अभी एक किसी बच्चे ने पूछा था कि मैम कोई यूजर अगर है ना अल्फाबेट में डाल दे तो क्या होगा। अगर भाई मांग रहे हैं हम लेंथ और विड्थ और वो डाल दे ABC, नहीं डालेगा। क्यों नहीं डालेगा, क्योंकि यहाँ पे हम जब डाटा टाइप डाल रहे हैं, मतलब वैल्यू डाल रहे हैं, वेरिएबल नेम डाल रहे हैं, तब वहाँ पे हम डाटा टाइप भी बताते हैं। डाटा टाइप मतलब
कि जो आपकी इस वेरिएबल में वैल्यू है वो वैल्यू किस टाइप की है, कि आपकी वो वैल्यू किस टाइप की। तो ये डिफाइन करता है पॉसिबल वैल्यू फॉर दैट टाइप, कि आपकी उस डाटा टाइप की क्या मतलब जो वैल्यू है उसका क्या टाइप है वो बताता है। जैसे हम ऊपर देखो कि हमने बताया कि ये कैसी टाइप के, इंट टाइप की, इंट मतलब इंटीजर, और कांस्टेंट यानी कि ओ सॉरी एसटीआर, करेक्टर, करेक्टर यानी करेक्टर टाइप की। तो यहाँ पे आपके देखो 4 टाइप हो सकते हैं, आपके 4 टाइप्स है डाटा टाइप के। एक है इंट, इंट में आपके सारे न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएंगे, साइंड और अनसाइंड इंटीजर वैल्यू। साइंड इनसाइंड का मतलब अगर किसी के आगे साइन लगाओ प्लस माइनस वो भी आ जाएंगे, और बिना साइन के वो भी आ जाएंगे। और ये आपके एक इंटीजर वैल्यू 2 बाइट का होता है। फ्लोट, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यानी कि पॉइंट वाले, डेसिमल वाले। अगर हमारी डेसिमल वाली वैल्यू है, अगर हमने लिखा है, अगर मैंने, अच्छा ये बताओ, अगर मैंने लिख दिया इंट a इक्वल टू 2.5 तो क्या सही है ये? नहीं मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं है। बेटा मेरी आवाज तो क्लियर है, मैं तो जैसे वैसे ही बोल रही हूँ। फ्लोटिंग में या फ्लोट नंबर में आपके पॉइंट वाले, डेसिमल वाले नंबर आएंगे। जब भी हमें वैल्यू मतलब किसी डाटा टाइप, किसी डाटा को, वेरिएबल को अगर पॉइंट वाली वैल्यू देनी है तो हम वहां पे यूज करते हैं फ्लोट। ठीक है, फ्लोट। और डबल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर विद डबल प्रिसीजन, इसमें अगर ज्यादा लंबा वर्ड है तो बड़ा वर्ड है तो हम डबल फ्लोटिंग का यूज करते हैं। और करेक्टर, CHAR, करेक्टर टाइप, इसमें आपकी जो स्ट्रिंग है या सीक्वेंस ऑफ करेक्टर है तो वो अगर हम लिख रहे हैं तो वहां हम कैर का यूज करते हैं। तो देखो इंट न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 4, फ्लोट डेसिमल वैल्यू 2.5 5.4 दिस लाइक दिस। और डबल में बड़ी वैल्यू होती है, जब हम ज्यादा बड़ी वैल्यू का यूज करते हैं पॉइंट वाली, तब हम डबल वैल्यू का यूज, जब ज्यादा स्पेस लेती है। करेक्टर में नाम है, स्टूडेंट है, ABC है, तो वहां पे हम करेक्टर। तो इस तरह से आपके 4 टाइप के डाटा टाइप होते हैं। तो वहाँ जब भी हम कोई इनपुट लेते हैं तो वहाँ हम डाटा टाइप बता देते हैं कि आपके किस तरह का डाटा टाइप आपको चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलिए एरे। हाँ जी, एरे क्या कहता है? एरे कहता है कि इसमें आपके सेम टाइप के डाटा, जो भी आपके डाटा हैं, रिलेटेड डाटा हैं, उनको एक जगह स्टोर करना आपके एरे कहलाता है। सेट ऑफ सेम डाटा टाइप, सेट ऑफ आपके सेम एलिमेंट इज कॉल्ड एरे। ये आपके एक ही तरह का डाटा टाइप है तो हम उन्हें एक जगह स्टोर करके रख सकते हैं। मतलब जैसे कि एक क्लास के सारे स्टूडेंट है, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, ठीक है। अगर हम इसे एक जगह नहीं रखेंगे तो हमें कितनी, अगर मान लो एक क्लास में 20 स्टूडेंट है और हमें सब 20 स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन रखनी है, तो अगर हम इसे अलग अलग देते हैं तो मेमोरी की कितनी लोकेशन हमें होल्ड करनी पड़ेगी? 20 लोकेशन हमें होल्ड करनी पड़ेगी एक मेमोरी में, एक स्टूडेंट 1 के लिए, स्टूडेंट 2 के लिए। लेकिन इसका एक सॉल्यूशन है कि हम इन 20 के 20 स्टूडेंट को एक जगह रख दें, क्योंकि सारे एक जैसा एलिमेंट है, सभी स्टूडेंट है एक क्लास के। एरे क्या कहता है? सेट ऑफ सेम एलिमेंट ऑफ डाटा, सेम एलिमेंट होना चाहिए, सेम टाइप का। अगर सबका नाम है तो सारे नाम ही आएगा, सबके नंबर है तो सबके नंबर ही होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि नाम भी हो नंबर हो, नो, सेम टाइप के होने चाहिए। तो जो सेम टाइप के एलिमेंट है उनके सेट को हम एरे कहते हैं। एरे देखो 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल, कि आपके जब, एक मिनट पहले तो ये देखो, ये डायग्राम देखो। हाँ, ये वाला डायग्राम है जो फर्स्ट एक एरे को आइडेंटिफाई किया है। ये आपके एरे का टाइप है, टाइप बताता है कि आपकी इस एरे में किस टाइप की वैल्यू होगी। इंट का मतलब इंटीजर टाइप, यानी कि इंटीजर न्यूमेरिक टाइप की होगी। मार्क्स, मार्क्स आपके एरे का नाम है, एरे का नाम है। 5 यानी कि इस एरे की वैल्यू कितनी है? 5, यानी कि इसके अंदर 5 रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। ये वैल्यू ऑफ रिकॉर्ड बताते हैं कितने रिकॉर्ड हैं
ये आपके एरे का नाम है और ये एरे का टाइप है। इंट टाइप का एरे है, मार्क्स नाम का है, जिसमें कि 5 स्टूडेंट के मार्क्स हैं या एक स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। तो देखो एरे कैसे है कि एक फाइल में इस तरह से अलग अलग एड्रेस में आपके स्टोर हो जाते हैं। ये पूरी एक है, मतलब कि आपके एरे एक एरे है, एक एरे में ही डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर आपके डाटा स्टोर हो जाता है सीक्वेंस में, एक सीक्वेंस पहले 0 पे, फिर 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4। ये 0 1 2 3 क्या है? एरे का लोकेशन, एरे की लोकेशन। ये तो थी 1 डायमेंशन। अब 2 डायमेंशनल, जब आपका डाटा 2 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन यानी कि रो और कॉलम, रो और कॉलम में आपके प्रेजेंट होगा, आपके स्टोर होगा, तब आपके वो कहलाता है 2 डायमेंशन। जैसे देखो इसमें टाइप होगा, नेम होगा, फिर इसमें बताना पड़ेगा कि रो में कौन सा एलिमेंट सेव होगा और कॉलम में कौन सा होगा। अब देखो इसमें बताया इंट a 3 और 3, जो भी वैल्यू हम डालते हैं वो आपके बिग ब्रैकेट के अंदर ही डालते हैं, ये ध्यान रखना। बिग ब्रैकेट कि आपके पहले में एक में डे ऑफ वीक आएगा और दूसरे में वीक और मंथ आ जाएगा। तो कुछ भी आप डाल सकते हो कि मुझे पहले में डे चाहिए, दूसरे में वीक चाहिए, इस तरह से कोई भी इंफॉर्मेशन आप डाल सकते हो। लेकिन 2 डायमेंशनल एरे में भी कंडीशन होती है कि ये दोनों एलिमेंट सेम टाइप के होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक इंट टाइप का, एक कैरेक्टर टाइप का, क्योंकि हम एरे बनाते हैं जो उसका टाइप पहले ही मेंशन कर देते हैं। तो हम यहाँ पे रख सकते हैं स्टूडेंट का रोल नंबर और स्टूडेंट के मार्क्स, कि इस स्टूडेंट के रोल नंबर के इतने मार्क्स हैं। तो ऐसे तो रख सकते हैं, ये नहीं रख सकते कि स्टूडेंट का रोल नंबर और स्टूडेंट का नेम, नो, क्योंकि दोनों का टाइप सेम होना चाहिए। ठीक है, हाँ जी। अब इसके बाद आपके आता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मीन्स, पहले ये समझिए एक्सप्रेशन कुछ, एक्सप्रेशन तो आपकी कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड ऑपरेटर। एक्सप्रेशन ये कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल पढ़ चुके हो, कांस्टेंट पढ़ चुके हो। वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, कांस्टेंट जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, फिक्स रहती। अब ऑपरेटर पढ़ना बाकी है, ऑपरेटर क्या है, और एक्सप्रेशन इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। देखो सबसे पहले हम ऑपरेटर समझते हैं, देन उसके टाइप। ऑपरेटर क्या होता है? जब आपके 2 या 2 से अधिक वेरिएबल पर या कांस्टेंट पर कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो वो आप जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो आपके कहलाते हैं ऑपरेटर। जब 2 या 2 से अधिक वेरिएबल या कांस्टेंट हैं, उस पर जब हम कोई भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं, तो वो आपके कहलाता है ऑपरेटर। 3 टाइप के होते हैं। देखो 3 लिखा है, यहाँ पे 4 होते हैं वैसे। एक असाइनमेंट और होता है कि देखो असाइनमेंट लिखा है ना, यहाँ पे लिस्ट में नहीं लिखा असाइनमेंट। असाइनमेंट, अर्थमेटिक, रिलेशनल एंड लॉजिकल, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि ऑपरेटर। एरे मीन्स रो, रो इन अ मेमोरी, मतलब एक मेमोरी में एक रो है जो कि आपके सेम टाइप के डाटा टाइप को होल्ड करता है। ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर, ऑपरेटर अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ कि जो आपके वेरिएबल पे हम फंक्शन, जैसे आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, a + b या 2 + 3, 2 + 3, 2 और 3 क्या है? वेरिएबल या कांस्टेंट। अगर वैल्यू सेम रहेगी तो कांस्टेंट, अगर चेंज होगी तो वेरिएबल। 2 और 3 वेरिएबल, प्लस जो बीच में प्लस लगा है वो एक ऑपरेटर है, यानी कि 2 और 3 पर क्या फंक्शन हुआ है? प्लस का, एडिशन का, तो एडिशन इज द ऑपरेटर। अब समझ में आया? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर अभी 4 टाइप के हैं, चारों को समझिए। असाइनमेंट ऑपरेटर कि किसी भी जो वेरिएबल नेम है उसको कोई ना कोई वैल्यू असाइन करता है, कि कोई भी वेरिएबल है उसको कोई ना कोई वैल्यू असाइन करता है, तो वो होता है आपके असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ एग्जांपल देखो, एक वेरिएबल है टेम्प, टेम्प नाम का वेरिएबल है, उसे क्या वैल्यू असाइन कर गई है? 5, यानी टेम्प में जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी? 5। तो ये हो गया असाइनमेंट, कि उसको असाइन कर दिया, उसको दे दी गई है ये आपकी 5 वैल्यू।
अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर में आपको पता होगा कौन कौन से आते हैं आपके। ये ऑपरेटर में दो या दो से अधिक ऑपरेटर पे काम करते हैं। देखो, जिन पे आपके ऑपरेटर काम करता है उसे हम ऑपरेंड कहते हैं। जैसे 2+3, 2+3 में 2 और 3 ऑपरेंड है और प्लस ऑपरेटर है। प्लस क्या है? ऑपरेटर, और 2 और 3 क्या है? ऑपरेंड। जिस पे ऑपरेटर परफॉर्म करता है वो तो होता है ऑपरेंड, और जो आपके फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है वो होता है ऑपरेटर। ठीक है, देखो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं। आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं, इनको देखो एग्जाम्पल भी दिया है, x = y + z। ये y और z का प्लस करके किस में डाल दे उसकी वैल्यू? x की। ठीक है, लॉजिकल, रिलेशनल एंड इक्वलिटी, लॉजिकल वैल्यू, लॉजिकल। देखो जो लॉजिकल ऑपरेटर है उसमें आपके जो वैल्यू आती है वो केवल आपके दो ही होती है, ट्रू और फॉल्स, क्योंकि उसमें लॉजिक होता है, ये लॉजिक सही है या नहीं। जैसे कि आपके लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से हैं? इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये। तो इसमें आंसर ट्रू या फॉल्स ही आएगा। मैंने पूछा 2 = 3, 2 = 3, यस और नो? आंसर इज नो। मैंने पूछा 2 not equal to 3, यस और नो? यस, 2 3 के इक्वल नहीं है। तो इस तरह के जो लॉजिकल एक्सप्रेशन ये सारे दिए हुए हैं, लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, तो ये है आपके लॉजिकल ऑपरेटर। इसके बाद लास्ट आपके सारे हो गए आपके ऑपरेटर, लॉजिकल हो गए, असाइनमेंट हो गया, अर्थमेटिक हो गया, एक और था आई थिंक, कौन सा था? रिलेशनल। हाँ, रिलेशन वही है, लॉजिकल में ही आते हैं रिलेशन, जो रिलेशन बताते हैं ये रहे, इसी में ही है। ये रिलेशन बता रहे हैं ना कि भाई वो लेस देन है, ग्रेटर देन है, और ये लॉजिक बता रहे हैं, लॉजिक और, लॉजिक आर, लॉजिक एंड। तो ये रिलेशनल एंड ये तीन है जो ये लॉजिकल। ठीक है, अब आपके लास्ट थिंग बची है इसमें, वो है कंडीशनल एंड लूपिंग स्टेटमेंट। बाकी आई थिंक ये खत्म है। सब रूटीन, हाँ सब रूटीन एक चीज और बची है। 3 चीजें अभी आपकी इसमें, सबसे पहले कंडीशन और आपके लूपिंग। कंडीशन और लूपिंग क्या कहती है? कंडीशन है कि जब हमें जो डाटा मिला है, इनपुट करा है, उसमें आपके कोई कंडीशन अगर उस पर चेक हो रही है तो उस कंडीशन को चेक करके देन हम उस पर एक्शन परफॉर्म करते हैं। ये आपके इसमें क्या है, जब एक इसमें 3 पार्ट से बना कंडीशन स्टेटमेंट, कोई भी कंडीशन स्टेटमेंट होगी 3 पार्ट से मिलके बनेगी। पहले पार्ट में कंडीशन होगी, पहले पार्ट में कंडीशन, जब वो कंडीशन एग्जीक्यूट होगी तो दूसरे पार्ट में होगी, अगर वो ट्रू है तो ये जो, अगर ट्रू है तो सेकंड वाला पार्ट आपके प्रिंट होगा जो उसमें लिखा है, अगर फॉल्स है तो थर्ड वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो 3 से मतलब फर्स्ट में कंडीशन है, सेकंड में कंडीशन ट्रू है देन वो पार्ट है, थर्ड में अगर फॉल्स है तो वो पार्ट है। एग्जाम्पल समझो, देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका, हमने ये कंडीशन दी इफ एंड रिमाइंडर = 0। यदि आपके ये कंडीशन ट्रू है, देखो फर्स्ट स्टेप ये हो गया, 3 स्टेप से मिलकर कंडीशन दे दी, तो सेकंड वाला स्टेप अगर ट्रू है तो सेकंड स्टेप आपके क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। जो भी सेकंड स्टेप में लिखा है ना वो एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे क्या लिखा है कि नंबर क्या है, इवन है। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, थर्ड वाला। ये आ गया थर्ड पार्ट कि ये भाई कह रहा है ये फॉल्स है, इसका मतलब ये नंबर कैसा है, ऑड। तो कंडीशन स्टेटमेंट 3 पार्ट से मिलकर बनी है। फर्स्ट है कंडीशन, और सेकंड है कि जब आपकी कंडीशन ट्रू होती है कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और थर्ड में आता है जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। क्लियर? नाउ लूपिंग, जब एक ही कंडीशन को या एक ही स्टेटमेंट को हमें बार बार यूज करना है तो हम लूपिंग स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इसके लिए आपकी ये तो केवल सी लैंग्वेज को कंसीडर करते हुए बताया कि फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। एग्जाम्पल समझ लो बस, ये कैसे काम करते हैं ये आप सी लैंग्वेज में पढ़ोगे। ठीक है, अभी तो केवल ये समझ लो कि लूप के मतलब
लूपिंग के एग्जांपल फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप है। और ये कब काम आता है? जब हमें एक स्टेटमेंट को या एक ही प्रोसेस को बार बार यूज में लेना है तो हम लूप का यूज करते हैं। लास्ट फाइनल आपके एक टर्म बचती है सब रूटीन या फंक्शन या प्रोसेसर। सिंपली मैंने बताया आपको, जब कोई स्टेप ऑफ सीक्वेंस स्टेप जो कि एक अलग से टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो वो आपके कहलाता है सब रूटीन या फंक्शन। ये आपके वो मेन प्रोग्राम से दूसरे अलग से रखा जाता है। मेन प्रोग्राम लिख दिया जाता है, देन एंड में उसे लिख दिया जाता है, एंड में अलग से। जब भी हमें मेन प्रोग्राम में उसकी जरूरत होती है तो हम उस प्रोग्राम पे जाते हैं और उस प्रोग्राम का जो भी एग्जीक्यूशन का रिजल्ट आता है देन हम उसे मेन प्रोग्राम में यूज करते हैं। तो ये था आपके फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन क्या कहता है कि जो पहले से ही बने हुए फंक्शन है, जिनको आपके कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करने के लिए जरूरी होते हैं, जो पहले से ही बने हुए हैं लैंग्वेज में, वो प्री डिफाइंड फंक्शन वो होते हैं लाइब्रेरी फंक्शन। हाँ जी, यहाँ पे देखिए 4 वर्ड और आ रहे हैं आपके सामने, ये 4 वर्ड भी समझ लीजिए क्या है। सबसे पहला एडिटर। एडिटर मतलब जिस भी प्लेटफॉर्म पर हम अपना प्रोग्राम लिख रहे हैं वो प्लेटफॉर्म आपके एडिटर कहलाता है। जिस भी प्लेटफॉर्म पर हमने बेटा आपका अटेंडेंस लिस्ट भेज दिया है, आप अटेंडेंस लगा सकते हो। एडिटर है जहां पर आप अपना प्रोग्राम लिखते हो, सिंपल कोई भी हो सकता है एडिटर। तो आपके कहलाता है एडिटर। देन एडिटर में उसको लिख के हम एक फाइल बनाते हैं और उस फाइल को हम सेव कर देते हैं उसके नाम से, और नाम से सेव करते हैं तो हम एक एक्सटेंशन भी लगाते हैं। ये देखो फाइल मतलब f1.c, इसका मतलब ये बताता है कि ये हमारी किसकी फाइल है, सी की, C++ की है। तो एडिटर से हमारे पास कोडिंग आ गई, हमने कोडिंग लिखी, देन ये सोर्स कोड कहलाता है। उसके बाद काम होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर का। जो आपके जो सोर्स कोड लिखा है वो आपने किसी भी एडिटर पे लिख दिया, लेकिन वो कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है, कंप्यूटर नहीं समझता उसे। तो कंप्यूटर को अंडरस्टैंडेबल करने के लिए दो हम टर्म यूज करते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ये दोनों क्या करते हैं कि जो हमारा सोर्स कोड है उसे एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में, यानी कि जो कंप्यूटर समझ सके उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, उसमें कन्वर्ट करते हैं। तो दोनों ही जब ये कन्वर्ट करने का काम करते हैं कि सोर्स कोड को एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करते हैं। सोर्स कोड वो होता है जो कंप्यूटर नहीं समझता है, एग्जीक्यूटेबल कोड वो होता है जो कंप्यूटर समझ जाता है। तो कंपाइलर इंटरप्रेटर ही है जो सोर्स कोड को एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करते हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस है जब दोनों एक ही काम कर रहे हैं? सबसे पहला डिफरेंस है कि जो कंपाइलर होता है वो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, एक एक लाइन करके, और जिस लाइन में एरर आती है लास्ट में उस लाइन के नंबर के नाम से एरर को शो कर देता है। जबकि इंटरप्रेटर पूरे प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट करता है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट करता है और लास्ट में आपके एरर दिखाता है। क्लियर? असेंबलर क्या है? असेंबलर सिंपली असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में चेंज करने के लिए, असेंबली लैंग्वेज को किसमें चेंज करने के लिए? मशीन लैंग्वेज में चेंज करने। और आपके कंपाइलर में और आपके इंटरप्रेटर में एक डिफरेंस तो ये हो गया कि लाइन बाय लाइन चेक करता है वो पूरे को। ये दूसरा है कि कंपाइलर फास्ट होता है, जबकि आपके क्या है कि जो इंटरप्रेटर होता है उसकी स्पीड कम होती है, स्लो होता है। और इंटरप्रेटर आपके नीड्स इंटरप्रेटर हमेशा होना चाहिए जब प्रोग्राम रन हो रहा है, लेकिन कंपाइलर क्या है, जब आप कंपाइल करते हो तभी अवेलेबल हो। तो ये इंटरप्रेटर और कंपाइलर में डिफरेंस भी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपके ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है।
नहीं यार उसमें डाटा वैलिडेशन मत लगाओ, जो भी है ना वो सब अपने डाल दो, डाटा वैलिडेशन आप लोग अपनी अपनी अटेंडेंस लगा सकते हो, और जिसने अटेंडेंस लगा दी है देन लिंक मैम, लिंक नहीं है अभी। नो मैम लिंक नहीं आया। हेलो मैम, लिंक चैट में भेज दिया मैंने यार। बेटा भेजा है, मैंने भी देखा है।